अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। आप देख रहे हैं मेरा चैनल कमर फैजान दुगल। स्टूडेंट्स, जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी मैंने उसमें चैप्टर नंबर 1 का गेस्ट पेपर अपलोड किया था। जितने भी पॉसिबल इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे वो मैंने अपलोड किए थे। और वो जो गेस्ट पेपर था वो तमाम पंजाब बोर्ड्स के लिए था। तो ये सीरीज वाइज मैं गेस्ट पेपर अपलोड करूँगा चैप्टर बाय चैप्टर। अभी चैप्टर नंबर 1 का हो चुका है, फिर चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 3 का। फिर उसके बाद मैं चैप्टर वाइज जो टेस्ट पेपर्स बनाऊंगा। मेरा ये टारगेट है कि जो एक पूरा फुल लेंथ पेपर होता है चैप्टर वाइज मैं वो बनाऊंगा। जितने भी पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन उसमें इंक्लूड कर सका हुआ तो वो मैं अपलोड करूंगा अपने चैनल पे। आप वो सॉल्व करिएगा। लाइक एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू आपको काम करवाऊंगा। ये वीडियो में मैं आप लोगों को करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज, बल्कि सारी एक्सरसाइजेज जो हैं चैप्टर नंबर 1 की, उनकी सभी एक्सरसाइजेज की एग्जांपल। वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है मगर ये यूज़फुल वीडियो है क्योंकि ये आपको एग्जांपल्स किसी और चैनल पे नहीं मिलेंगी। तो क्योंकि मैंने थोड़ा सर्च किया था तो बाकी जो टीचर्स हैं रिस्पेक्टेबल टीचर्स तो उन्होंने एक्सरसाइज करवाई हैं। तो स्टूडेंट्स की ये भी डिमांड होती है कि वो एग्जांपल्स भी चाहते होते हैं क्योंकि पास्ट पेपर्स में देखें तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में कई दफ़ा वो एग्जांपल्स इंक्लूड कर देते हैं। इस वजह से ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा और पूरे चैप्टर की जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने अपने गेस्ट पेपर में अपलोड की थी। आपको जो गेस्ट पेपर वाली वीडियो है वो मेरे चैनल पे मिल सकती है। आप मेरे चैनल पे जाएंगे तो आपको ये जो फर्स्ट वीडियो मिलेगी चैप्टर 1 क्लास 12 मैथमेटिक्स की। ठीक है। तो ये वाली जो वीडियो है आप ये वॉच करिएगा। इसमें मैंने चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट गेस्ट पेपर आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो वीडियो प्रॉपर्ली स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पर मज़ीद इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करता रहूँगा कि आप किस तरह अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और किस तरह आप कंसेप्चुअल स्टडी कर सकते हैं, एनालिटिकल स्टडी कर सकते हैं। एनीवेज, जो चैप्टर नंबर 1 है वो हम स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल्स को। ये मैंने फाइल भी बनाई है। अगर किसी को ये फाइल पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस फाइल का लिंक ऐड कर रहा हूँ, गूगल ड्राइव लिंक। आप इस फाइल की एग्जांपल्स जो मैंने सॉल्व किए हैं इस फाइल में वो डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने जैसे कि गेस्ट पेपर में सारी एग्जांपल सारे शॉर्ट क्वेश्चंस हाईलाइट किए हैं तो उन्हीं क्वेश्चंस को मैं करवा रहा हूँ इस वीडियो में। मैंने आप लोगों को हाईलाइट करवाया था जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो देखी है, वॉच की है, उनको आइडिया होगा कि मैंने एग्जांपल नंबर 2 का बताया था कि ये एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और एमसीक्यूज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें बेसिकली कहा क्या गया है कि आपको फंक्शन दिया है एक अलजेब्रिक फंक्शन एक्स स्क्वायर। ठीक है। आपने उसकी डोमेन और रेंज कैलकुलेट करके देनी है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ। अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें, एक्स स्क्वायर आपका फंक्शन है। आप यहाँ पे एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, एनी रियल नंबर, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन वैल्यू, कोई भी वैल्यू पुट कर लें, आपको एक रियल आंसर मिलेगा, यानी एक डिफाइंड आंसर मिलेगा। किसी भी वैल्यू पे एक्स की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जहां पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए। तो हम लिख रहे हैं कि एफ इंटू एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर एक्स। सो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स एफ एक्स गिव्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये क्या, इसका क्या मतलब कि अगर आप यहाँ पे x की जगह पॉजिटिव नंबर पुट करेंगे, लाइक आपने पॉजिटिव 10 पुट किया तो उसका स्केयर लेंगे। अगर आप यहाँ पे x का स्केयर है तो वो आपके पास 100 आएगा विच इज अ रियल नंबर एंड पॉजिटिव रियल नंबर। ठीक है। पॉजिटिव रियल नंबर को आप क्या कह सकते हैं, नॉन नेगेटिव रियल नंबर भी कह सकते हैं। और अगर आप -10 पुट करते हैं तो फिर भी स्केयर पावर है, पावर इवन है तो माइनस जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, फिर भी आपको पॉजिटिव 100 ही मिलेगा। यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ x your function f into x which is equal to x square will give non-negative real number। ये किसी भी x की वैल्यू पे आपको नेगेटिव रियल नंबर, नेगेटिव आंसर नहीं देगा। तो आप इसकी डोमेन सिंपली लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है मैंने। एक टेबुलर वे होती है सेट्स को लिखने की और एक डिस्क्रिप्टिव वे होती है, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है। तो ये डिस्क्रिप्टिव वे में लिखा है मैंने, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। डोमेन से क्या मुराद होता है मैं आपको सिंपली बताता हूँ। फंक्शन के अंदर आप जो x की वैल्यूज पुट कर सकते हैं,
ठीक है, जो पॉसिबल वैल्यूज आप x की जगह पुट कर सकते हैं, अगर उनको एक सेट में लिखा जाए तो वो फंक्शन की डोमेन बन जाती हैं। और अगर वो जो पॉसिबल वैल्यूज आपने जो कंक्लूड की होती हैं, डोमेन निकाली होती है, आई मीन कि उस डोमेन की वैल्यूज को अगर आप अपने फंक्शन में इंसर्ट करें, यानी कि ये यहाँ पे देखें आपने डोमेन निकाली है कि आप फंक्शन के अंदर ऑल रियल नंबर्स को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आप डिफरेंट रियल नंबर्स को इंसर्ट करते हैं अपने गिवन फंक्शन में, तो आपको जो इन रिटर्न आंसर मिलता है f इंटू एक्स का जो आंसर मिलेगा, लाइक अगर आपने ये देखें कि -10 पुट किया था x की जगह पे, तो ये जो -10 आपने पुट किया, तो ये डोमेन है फंक्शन की। ये जो वैल्यू है ये फंक्शन की डोमेन वाले सेट में आएगी। -10 पुट करके जो आंसर आया 100, ये फंक्शन की रेंज में आएगा, ये जो आंसर है। तो लिहाजा अगर आप कोई भी रियल वैल्यू पुट करते हैं, तो आपको पता लग गया था, मैंने आपको बताया कि आपको जो आंसर है वो पॉजिटिव ही मिलेगा। तो आप इसकी रेंज क्या लिख सकते हैं, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। डोमेन से क्या मुराद है कि एनी वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे पुट हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट हो सकती है। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज योर डोमेन ऑफ फंक्शन। और रेंज क्या है, इन वैल्यूज को पुट करके जो आंसर मिलता है वो मिलता है हमें नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये आपकी रेंज हो जाएगी। तो ये इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन हो जाता है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी आपने डोमेन और रेंज बतानी है, मगर ये फंक्शन है डिफरेंट। क्यों, ये कि ये वाला जो फंक्शन है ये रैशनल फॉर्म में है। रैशनल फॉर्म इसको सिंपली बोल सकते हैं, ये बटे वाली फॉर्म में है। तो आपको पता है कि जब एक फंक्शन रैशनल फंक्शन होता है, ये अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप है। इसी चैप्टर्स में, इसी चैप्टर नंबर 1 में ना फंक्शन और उसकी डिफरेंट टाइप्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो दी गई है। अब ये जो रैशनल फंक्शन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपके फ्रैक्शन में यानी डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ जाए, तो आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड हो जाएगा, यानी कि उसका डिफाइंड आंसर नहीं आएगा। आप यहाँ पे इन्फिनिटी लिख देते हो कि भाई ये अनडिफाइंड हो गया, यानी कि बटे में जीरो नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर -4। तो कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिनकी वजह से जीरो बन जाएगा, सिर्फ वो वैल्यूज को हमने निकाल देना है, बाकी सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट हो सकती हैं। तो यानी कि डोमेन में हम सारी वैल्यूज को काउंट कर लेंगे, एक्सेप्ट वो वैल्यूज जिनकी वजह से बटे में जीरो बन जाए। तो हमने लिखा है कि f इंटू एक्स इज डिफाइंड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की हर वैल्यू के लिए आपका फंक्शन डिफाइंड होगा, एक्सेप्ट x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू -4, क्योंकि यहाँ पे है x स्क्वायर -4। अब आप x की जगह अगर 4 पुट करेंगे, तो 4 का स्क्वायर क्या बनेगा, स्टूडेंट सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हुई है। 4 की जगह यहाँ पे 2 आया, 2 आएगा बेसिकली, क्योंकि 4 जो है वो तो 2 का स्केल लेके बनेगा ना। तो इसकी डोमेन में हर वैल्यू पुट हो सकती है एक्सेप्ट 2 एंड -2। यहाँ पे भी आप 4 की जगह 2 एंड -2 कर लीजिएगा। तो हम लिखेंगे कि f इंटू एक्स इज नॉट डिफाइंड। मैंने यहाँ पे और लिखा है, या तो ऊपर वाली लाइन को आप फॉलो कर लें या तो नीचे वाली लाइन लिख लें। नीचे वाली लाइन में सिंपली आप हमने ये बताया कि हमारा फंक्शन डिफाइंड नहीं है अगर आप x की वैल्यू 2 पुट करते हैं या x की वैल्यू -2, क्योंकि यहाँ पे x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये 4 बनेगा। 4 -4 क्या होगा आपके पास, 0। ठीक है, और अगर आप -2 पुट करते हैं तो -2 का स्क्वायर भी 4 बनेगा। 4 -4 वो भी क्या होगा, 0। तो यहाँ पे x की हर वैल्यू पुट हो सकती है। ठीक है, तो एक्सेप्ट 2 एंड -2। तो आप इसकी डोमेन में क्या लिखेंगे कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, यानी कि फंक्शन में हम सारे रियल नंबर्स पुट कर सकते हैं एक्सेप्ट 2 एंड -2। और रेंज में क्या लिखेंगे कि अगर आप इन दो नंबर्स को निकाल दें, समझे कि ये दो नंबर्स गायब हैं, इनके अलावा कोई भी रियल नंबर पुट करके देख लें, आपको एक रियल आंसर मिल जाएगा। बिलफर्ज अगर आप इसमें x की जगह -1 पुट करते हैं, तो ऊपर -1, नीचे -1 का स्क्वायर जो कि आएगा 1 ही, और ये -4। ठीक है, तो ये -1/3 आपको सोल्व करके मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सोल्व करें फ्रैक्शन को, तो ये नेगेटिव का और नेगेटिव का साइन कैंसल आउट हो जाएगा। ये जो 1/3 है, ये आपके पास एक रियल नंबर है। तो यानी कि डोमेन में आपने 2 और -2 को एक्सक्लूड कर दिया है, निकाल दिया है, इसके अलावा बाकी सारे रियल नंबर्स। तो इन सारे रियल नंबर्स को पुट करके आपको एक आंसर भी एक रियल ही मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज योर रेंज। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए।
इसमें भी आपने डोमेन और रेंज बतानी है। एग्जांपल नंबर 4 है जी ये है रेडिकल फंक्शन, क्योंकि इसमें ये रेडिकल साइन आ रहा है। अंडर रूट का जो साइन होता है उसको बोलते हैं रेडिकल साइन। तो रेडिकल साइन का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि ये जो रेडिकल फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन की टाइप है ये फंक्शन उस वक्त अनडिफाइंड होता है, यानी कि वैलिड आंसर नहीं देता, आपको रियल आंसर नहीं देता, जब इस अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू नेगेटिव आ जाए। यानी आप यहाँ पे देखें एक्स स्क्वायर -9 है, अगर आप यहाँ पे कोई x की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जिसकी वजह से ये फंक्शन हमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आंसर दे, तो वो हमने डोमेन में इंक्लूड नहीं करनी, वो वैल्यूज को हमने डोमेन में शामिल नहीं करना। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ना ध्यान से देखना पड़ेगा। बहुत इजी क्वेश्चन है मगर थोड़ा सा समझने वाला है। अगर आप मान लें कि ये आपके पास ये x एक्सिस है, यानी कि ये आपके पास x वैल्यूज की एक रेंज है, ठीक है। 0 है सेंटर में पड़ा, इधर है 1, ठीक है, इधर है 2, इधर है 3, यानी ये सारे पॉजिटिव नंबर, और 0 के बैक पे पड़े हैं -1 नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, -2 एंड -3, ठीक है जी। तो ये चीज चल रही है इन्फिनिटी तक। मान लें कि ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रही है। तो यानी ये नहीं कि इन्फिनिटी पुट हो रहा है, यानी कि अनलिमिटेड है, अनबाउंडेड है, आप जहां तक मर्जी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो मैंने ये कुछ वैल्यूज लिखी हैं, 0 को सेंटर में लिखा। अगर आप यहाँ पे 0 पुट करके देखते हैं तो 0 का स्केयर क्या आएगा, 0 0 -9 -9। तो अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ गई, तो इस x की वैल्यू को आपने इंक्लूड नहीं करना, मैंने छोटा सा क्रॉस लगा दिया। अगर आप यहाँ पे 1 पुट करके देखते हैं तो फिर भी आपको आंसर अंडर रूट के अंदर जो मिलेगा वो -8 मिलेगा, ठीक है। 1 का स्केयर -9 करेंगे तो -8 मिलेगा, फिर भी नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, ये भी इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 भी इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो 2 का स्केयर 4, 4 -9 विल बी इक्वल टू -5, तो ये 2 को भी इंक्लूड नहीं करेंगे। ये जो -1 है इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, -2 जो है वो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, सही हो गया। तो ये वैल्यूज आपकी निकल जाएंगी, क्योंकि -2 को इंक्लूड इस वजह से नहीं करेंगे, तो जब आप -2 का स्केल लेंगे वो भी पॉजिटिव का 4 ही बनेगा। तो 4 -9 को आप सोल्व करेंगे, अंडर रूट के अंदर 4 -9 आता है, इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास -5 बन जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए। तो मैंने ये जो एक रिक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, तो ये समझे कि ये वैल्यूज गायब हैं। अब बच जाती हैं -3 और 3। क्या ये वैल्यूज पुट हो सकती हैं? तो ऑब्वियस बात है ये पुट हो सकती हैं, क्योंकि -3 को जब मैं पुट करूंगा, -3 का स्केयर 9 बनेगा, अंडर रूट के अंदर हो जाएगा 9 -9, तो ये क्या आएगा 0, और अंडर रूट के अंदर 0 पॉसिबल है, क्योंकि 0 का अंडर रूट क्या आएगा, सोल्व होके 0 ही आएगा। इसी तरह अगर आप पॉजिटिव 3 पुट करें तो फिर भी आपको आंसर 0 ही मिलेगा, क्योंकि 3 का स्केयर 9, 9 -9 वुड बी इक्वल टू 0। तो आप +3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं और -3 को भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो आपके पास रेंज बन जाएगी 3 से आगे जहां तक मर्जी आप वैल्यूज को पुट कर सकते हैं, और इधर -3 से ऑनवर्ड लेफ्ट साइड को जितनी मर्जी यहाँ पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये जो दरमियान वाली जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, इन वैल्यूज को आप निकाल दें, ठीक है। तो आपके पास ये डोमेन और रेंज कुछ ऐसे डिसाइड हो जाती है कि आपके पास एक इंटरवल बन गया कि आप जो x की वैल्यू पुट करोगे वो -3 से क्या करोगे, बड़ी वैल्यू पुट करोगे, ठीक है। ये जो -3 है इस साइड पे सारी वैल्यूज ये -3 से बड़ी हैं, और ये राइट साइड इधर 3 से देखें तो ये 3 से सारी क्या है, छोटी हैं। तो इंटरवल के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज को हम निकाल देंगे। -3 जो वैल्यूज यानी x की वो वैल्यूज जो -3 से बड़ी हैं, लाइक -2 है, -1 है, 0 है, 1 है, 2 है, और जो 3 से छोटी हैं, ठीक है। इन वैल्यूज को हम निकाल देंगे, इनको एक इंटरवल की शेप में लिखा है। तो यही इंटरवल की मैंने एक्सप्लेनेशन दी है यहाँ पे। यहाँ पे ये लिखा हुआ है, जो इंग्लिश में मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी है वो हम इसको रीड करते हैं अब, ठीक है। ये जो सारा मैंने आपको एक डायग्राम के थ्रू समझाया, तो आपको इस वजह से समझाया कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए, वरना इसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। तो हमने इंटरवल निकाल लिया था -3, x इज ग्रेटर देन -3 एंड स्मॉलर देन +3। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा जो फंक्शन f इंटू एक्स है वो हमारा फंक्शन नॉट डिफाइंड है, यानी डिफाइंड नहीं होगा इस इंटरवल के लिए।
ठीक है, क्योंकि इस इंटरवल पे हमें क्या मिलता है, नेगेटिव नंबर मिलता है इन स्क्वायर रूट, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर इस इंटरवल के लिए हमें नेगेटिव नंबर मिल जाता है। यानी इंटरवल क्या बता रहा है कि वैल्यूज आपकी -3 से बड़ी और 3 से छोटी। इस इंटरवल में आपको बता चुका हूँ, -2 आता है, -1 आता है, और ये जो 0 आता है, ठीक है, एंड 1 आता है, इस इंटरवल की जो वैल्यूज हैं, और 2 आता है। ये वैल्यूज पे हमें आंसर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव मिलेगा, तो हम इन वैल्यूज को निकाल लेंगे। तो इसको डोमेन को लिखने का तरीका क्या होगा? अच्छा, ये स्टूडेंट आपने ये चीज गौर करनी है कि ये एक मैंने छोटी ब्रैकेट जिसको बोलते हैं ब्रेसिस बोल देते हैं, वो उसको यूज किया और एक स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज किया। स्क्वायर ब्रैकेट जहां पे भी इंटरवल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट ओपन है या राइट ओपन है, कोई भी, इसका मतलब होगा ये क्लोज्ड इंटरवल है। और जहां पे ये जो स्मॉल ब्रैकेट आएगी, इसका मतलब होगा ओपन इंटरवल है। ठीक है, ओपन और क्लोज इंटरवल में फर्क ये होता है कि अगर आपने बिलफर्ज लिखा हो, आपके पास हो 2, 3, ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि आपके पास 2, 4 कर लेते हैं, ठीक है, आपके पास 2 और 4 के बिटवीन जो वैल्यू है 3 है, वो पुट हो सकती है, बट 2 और 4 को आप इंक्लूड नहीं करेंगे। अगर इसी चीज को मैं ऐसे लिखूं 2, 4, तो ये बताता है ये क्लोज इंटरवल है, तो इसका मतलब ये होगा कि आप 2 और 4 के जो मिड वैल्यू है, बिटवीन जो वैल्यू है, वो भी आप यूज करोगे, यानी कि 3 को भी यूज करोगे, और ये इन ये जो एंड पॉइंट्स हैं, इनको भी आप फंक्शन के अंदर इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने देखा, हम मैंने जो आपको लाइन समझाई थी वो एक ग्राफ के थ्रू, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी थी, तो हमने देखा था कि -∞ से आप वैल्यू पीछे से पुट करते आ सकते हो, -4, -5, -7, एवरीथिंग। और यहाँ पे जब इधर से आप नेगेटिव साइड से आप आ रहे हो इधर से, तो आप इधर तक -3 तक पुट कर सकते हो वैल्यू, इंक्लूडिंग -3। तो इस वजह से यहाँ पे क्लोज इंटरवल इस्तेमाल किया है। अगर मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल स्मॉल ब्रैकेट को यूज करता, तो इसका मतलब था कि -3 को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, हालांकि -3 फंक्शन में पुट हो सकता है। तो यहाँ तक ये क्लोज हो गया। फिर आगे यूनियन लिखा कि इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन है। फिर आगे इन यूनियन लिखा, यूनियन में क्या लिखा कि आगे आप -3 से 3 तक जो वैल्यूज हैं, जो मैं ऊपर लिख चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ, वो गायब कर दें, और 3 से आगे फिर ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी तक वैल्यूज पुट करते जाएं, 3 को इंक्लूड करके। तो 3 से फिर ये ओपन क्लोज्ड इंटरवल स्टार्ट हुआ, और फिर ये एक ओपन इंटरवल पे एंड हो रहा है, प्लस इन्फिनिटी पे। आई होप कि आपको ये लिखना आ चुका होगा, आपको इसकी समझ लग गई होगी। अब ये हो गई है डोमेन। अब डोमेन का मतलब ये है कि आप -∞ से पीछे, यानी कि नेगेटिव साइड पे कोई भी बड़ी वैल्यू पुट कर लें, मगर मैक्सिमम आप -3 या -3 तक पुट करेंगे, या -3 से आगे छोटी वैल्यू, सही है। और इसका मतलब क्या है, 3 या 3 से आगे पॉजिटिव साइड पे 4, 5, 6 समथिंग कुछ भी पुट कर लें, ठीक है, बस ये वैल्यूज नहीं आएंगी। तो इन वैल्यूज को निकाल के ये हमारी डोमेन लिखी गई है, ठीक है। तो इस डोमेन के अकॉर्डिंग, इस डोमेन में से कोई भी आप आंसर अगर पुट करोगे, लाइक -4 कर लेते हो, -5 कर लेते हो, या पॉजिटिव साइड पे देखें 4, 5 या 3 कुछ भी कर लेते हो, आपको जो आंसर मिलेगा अंडर रूट का, वो पॉजिटिव मिलेगा। तो लिहाजा रेंज क्या लिखी जाएगी, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पॉजिटिव रियल नंबर्स क्या होते हैं, जो जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं। जीरो ना पॉजिटिव में काउंट किया जाता है ना नेगेटिव में। जीरो को हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर हम -3 या 3 को पुट करें, तो हमें पता है कि मैंने आपको सॉल्व करके बताया कि हमारा आंसर क्या आएगा, 0। तो लिहाजा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक ये रेंज जाएगी, कि आपके पास ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की में रेंज जा रही है, तो आपके पास पॉजिटिव रियल नंबर आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब ये है। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2। स्टूडेंट्स, इन एग्जांपल पे थोड़ा मैंने टाइम लगाया है, उसकी वजह ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थी, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट। तो मैं फिलहाल एग्जांपल्स करवा रहा हूँ, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस मैं आपको फॉलो नहीं करवा रहा, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो मेरी लेक्चर सीरीज बाकी भी चल रही है, और बाकी जो टाइम मैनेजमेंट की वजह से, और मैंने आप प्रीवियस वीडियो में बात की थी कि अगर किसी स्टूडेंट को एक्सरसाइज का भी सोल्यूशन चाहिए विद प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जैसे वीडियोस होती हैं, तो वो पेड होंगी, वो प्रीमियम होंगी, ठीक है। तो अगर किसी को चाहिए तो वो कर सकता है। बाकी अगर आप कहीं से भी तैयारी करते हैं तो नो इश्यू। इसके बाद है एग्जाम्पल, हमारे पास है एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2। आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 9।
तो एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 1 इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं सिर्फ वो एग्जाम्पल्स इंक्लूड आपको करवा रहा हूँ जो मैंने अपने गेस्ट पेपर में इंक्लूड की थी, यानी कि ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, ऑलमोस्ट ये सारी एग्जाम्पल्स होंगी जो पास पेपर्स में आ चुकी हैं। आगे है प्रूव द आइडेंटिटीज, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। उसने कहा जी कि इस आइडेंटिटी को प्रूव करें, ये फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, मैंने सेकंड भी सॉल्व किया है। तो आपको सिंपली यहाँ पे ना साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको पढ़ते हैं साइन हाइपरबोलिक एक्स, और इसको पढ़ते हैं कोस हाइपरबोलिक एक्स। साइन हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला याद रखना है, ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर 2, और कोस हाइपरबोलिक एक्स का याद रखना है ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर माइनस एक्स ओवर 2। फर्क सिर्फ इतना ही, यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव है। अब यहाँ पे कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर था तो ये वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर था तो ये साइन हाइपरबोलिक एक्स का जो फंक्शन है वो वैल्यू है वो पुट करके उसका स्केयर ले लिया गया। अब ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर अलग, नीचे वाली का स्केयर अलग, तो ये बटे में 4 आ जाएगा। अब इसके बटे में भी 4 है, इधर भी 4 है, तो 4 एलसीएम हो गया, ये ऊपर वाली चीजें वैसे ही आ जाएंगी। अब यहाँ पे फार्मूला ओपन होगा, यहाँ पे फार्मूला होगा ओपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला इंप्लीमेंट हुआ है। और आपको पता है कि अगर एक ये एक्सपोनेंट का रूल है, नाइन्थ क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि अगर आपके पास एक कोफिशिएंट हो या कुछ समथिंग कुछ भी हो, अगर उसकी दो पावर्स हो, ठीक है, ये बेस की अगर दो पावर्स हो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो x और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2x बनेगा, ना ही कि x का स्क्वायर। इसी तरह माइनस एक्स और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x आएगा। अब यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर टर्म्स, बेसिस सेम है, इसकी बेस भी e है और इसकी बेस भी e है, सेम बेस वाली वैल्यूज जब मल्टीप्लाई होती हैं तो उनकी पावर्स को आप ऐड अप कर देते हो। तो हमने क्या करना है, x और माइनस एक्स को क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। बाहर नेगेटिव का साइन है तो अंदर अलामत चेंज हो जाएगी, ये पॉजिटिव, ये प्लस पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा। और सेम काम हमने यहाँ पे किया है, ई रेस टू पावर एक्स है और ये ई रेस टू पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर को ऐड अप कर देंगे, यानी एक्स और माइनस एक्स को ऐड करें तो सिंपली बन जाता है एक्स माइनस एक्स। अब x माइनस एक्स को सोल्व किया जाए तो ये माइनस का x है, ये पॉजिटिव का x से कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसी तरह माइनस का x और पॉजिटिव का x कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके पास ये जो है ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये भी कैंसिल होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव है, ये वैल्यू नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गई। अब ये दो वैल्यूज में ऐड होना है, 2 और 2 4 बन जाएगा और e की पावर 0 आ जाएगा। आपको पता है किसी भी टर्म की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होता है, तो 4 4 से कैंसिल आउट हो रहा है, आपके पास वन आंसर आ गया, दैट्स योर राइट हैंड साइड। ये इसका फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है उसमें भी सेम यही फंक्शन है, सिर्फ यहाँ पे ये है कि यहाँ पे एडिशन का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे एडिशन का साइन है। अच्छा स्टूडेंट, एक और चीज, ये जो चीज है, ये जो मैंने फर्स्ट पार्ट आपको करवाया, ये आप ये याद रखिएगा, ये आपका एमसीक्यूज भी हो सकता है, पास पेपर्स में एमसीक्यूज भी ये आया है, ये आप एमसीक्यूज भी याद रखिएगा कि अगर कोस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करें, स्क्वायर हाइपरबोलिक स्क्वायर एक्स करें तो आंसर आता है 1 के इक्वल, और अगर इनका एडिशन लें तो वो आंसर आता है कोस हाइपरबोलिक 2x के इक्वल। एनीवेज इसको हम प्रूव करते हैं, वो कैसे, लेफ्ट साइड हमने ली है कोस हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू जो हमने ऊपर अभी यूज की है, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू वो पुट की है, स्केयर है यहाँ पे तो दोनों का स्केयर ले लिया जाएगा। सेम वही काम किया गया, ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर अलग और नीचे वाली वैल्यू का स्केयर अलग। इससे नेक्स्ट ये वही काम किया गया कि 4 को एलसीएम लिया गया, ये 4 बटे में एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस बी का होल स्केयर और ये ए माइनस बी का होल स्केयर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फर्स्ट वैल्यू का स्केयर जमा सेकंड वैल्यू का स्केयर जमा 2ab, फिर फर्स्ट वैल्यू का स्केयर जमा सेकंड वैल्यू का स्केयर माइनस 2ab, ठीक है, ये फार्मूला इंप्लीमेंट होगा। तो ये देखें जी, ये प्लस की वैल्यू और ये जो माइनस की वैल्यू, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, ये e की पावर x का स्केयर है तो यानी e की पावर 2x बन गया, पावर्स मल्टीप्लाई हो गई, और ये e की पावर माइनस 2x, इसी तरह इधर किया गया। अब ये जो दोनों टर्म्स हैं, ठीक है, ये ऐड हो रही हैं तो 2e की पावर 2x बन जाएगा, और ये दोनों पावर टर्म्स भी ऐड हो रही हैं तो 2e की पावर माइनस 2x बन जाएगा। इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, ये जो 2 है नीचे 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो बटे में 2 आ चुका है। अगर आप देखेंगे हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स का रिजल्ट था e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2, यहाँ पे क्या है e की पावर 2x है, तो आप क्या करें, हाइपरबोलिक है ना, उसके एंगल में x की जगह क्या लिख दें, 2x लिख दें,
तो इधर e की पावर में भी 2x और 2x चला जाएगा, तो इधर लिख दिया जाएगा cos हाइपरबोलिक 2x, दैट्स योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये आपका पार्ट नंबर 2 प्रूव हो चुका है। इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या है कि आपने डिटरमाइन करना है कि आपका फंक्शन इवन आता है या ओड फंक्शन आता है। इसका बी पार्ट है जिसमें आपको एक फंक्शन दी है 3x ओवर एक्स के प्लस 1। ठीक है, ये हमारे पास एक रैशनल फंक्शन है, हमने इसको चेक करना है कि ये फंक्शन इवन है या ओड है। एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी इसी भी हैं इसमें, में यानी एक्सरसाइज में भी इसी क्वेश्चंस हैं इस एग्जांपल के रिलेटेड, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, ध्यान से समझिएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपली x की जगह ना माइनस एक्स के साथ रिप्लेसमेंट कर देनी है, जहाँ पे x है उसकी जगह माइनस एक्स पुट कर देंगे, इधर x है माइनस एक्स आ जाएगा, इधर भी x है उसकी जगह भी माइनस एक्स चला जाएगा, ये x स्क्वायर है तो माइनस एक्स का स्क्वायर चला जाएगा, ऊपर माइनस 3x बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो है नेगेटिव का साइन बाहर निकाल देंगे तो ये क्या बन जाएगा 3x ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हुआ, ये ओड फंक्शन हुआ। ओड फंक्शन से क्या होगा का कैसे पता लगेगा आपको, ये डेफिनेशन में भी उन्होंने बुक वालों ने बताया कि अगर आपने x की जगह माइनस एक्स पुट करना है, रिप्लेस किया अगर आपने x की जगह माइनस एक्स, तो उससे अगर आपके पास दोबारा पॉजिटिव फंक्शन आता है, यानी कि ओरिजिनल वही फंक्शन आता है जो ओरिजिनल फंक्शन की वैल्यू थी, कोई भी साइन में चेंज नहीं आता, तो ये इवन फंक्शन है। अगर आपका फंक्शन वही दोबारा आ जाता है बट उसके साथ नेगेटिव साइन आ जाता है तो ये ओड फंक्शन है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये जो सारी वैल्यू है ये दोबारा हमारे ओरिजिनल एफ एक्स फंक्शन की आई बट साथ नेगेटिव का साइन आ गया, तो लिहाजा ये क्या हो गया, ओड फंक्शन हो गया, इट इज ओड फंक्शन। अब सी पार्ट है, सी पार्ट में आपको फंक्शन दिया है साइन एक्स प्लस कोस एक्स। अब आप क्या करें, एक्स की जगह माइनस एक्स के साथ रिप्लेसमेंट कर दें, जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह माइनस एक्स से रिप्लेसमेंट कर दें, तो ये साइन माइनस एक्स बन जाएगा, फिर कोस इंटू माइनस एक्स। तो आपको पता है अगर साइन फंक्शन का एंगल नेगेटिव हो तो वो पूरी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, और कोस फंक्शन का अगर एंगल नेगेटिव भी हो तो वैल्यू पॉजिटिव ही रहती है, यानी कि ये नेगेटिव का साइन खत्म हो जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग कोस इंटू माइनस एक्स की जगह पॉजिटिव कोस एक्स ही है, और साइन इंटू माइनस एक्स की जगह माइनस साइन एक्स बन चुका है। अब इसमें से नेगेटिव एज कॉमन आ जाएगा, अंदर बच जाएगा जी साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो ये जो चीज है साइन एक्स माइनस कोस एक्स, ठीक है, ये आपके पास क्या ये दोबारा वही वैल्यू है ये जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन की थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसमें था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, और ये क्या आ रहा है ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो लिहाजा फंक्शन के अंदर माइनस एक्स पुट करके ना आपको पॉजिटिव फंक्शन मिला है ना आपको नेगेटिव फंक्शन वो दोबारा मिला है। ठीक है, तो इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड, ना ही ये इवन है ना ही ये ओड फंक्शन है। इसके बाद एक्सरसाइज 1.2 की एग्जांपल्स हैं, 1.1 की एग्जांपल्स हो चुकी हैं, 1.2 की एग्जांपल है बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जांपल नंबर 3 है, पेज नंबर 14 पे है ये एग्जांपल। इसमें उसने कहा जी कि आपने इनवर्स को यूज किए बगैर फंक्शन की डोमेन बतानी है, एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज बतानी है, मगर आपने एफ फंक्शन से एफ इनवर्स नहीं निकालना है, डायरेक्ट बताना है। तो आप इसका सिंपली मेथड ये करेंगे कि आप जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज को निकाल लें। सिंपल, हमने देखा कि हमारा जो फंक्शन एफ है, एफ इनवर्स नहीं, सिंपली एफ फंक्शन, वो हमारा डिफाइंड नहीं है, यानी अनडिफाइंड है। वो कब, जब आप यहाँ पे अंडर रूट के अंदर x की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी पुट करेंगे, लाइक 0 पुट कर लें, -1 पुट करके देख लें, ठीक है, -2 पुट करके देख लें, एनी वैल्यू जो कि 1 से छोटी है, जिस 0 से आगे नेगेटिव साइड पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें, तो आपको अंडर रूट के अंदर x-1 सोल्व होके नेगेटिव आंसर देगा। तो यानी कि x अंडर रूट एक्स माइनस वन की वैल्यू आपको नेगेटिव मिलेगी अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 से छोटी पुट करते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पे आपका फंक्शन x की वैल्यू जब 1 से छोटी उसके लिए डिफाइंड नहीं है, तो हमने क्या करना है, इसकी डोमेन में क्या करना है, 1 पुट हो सकता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट 1 पुट करेंगे तो 1-1 0 होगा, तो 0 इज वैलिड ऑप्शन, 0 इज डिफाइंड वैल्यू। तो आप इसकी डोमेन में क्या कर सकते हैं कि 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, मिनिमम वैल्यू इसमें 1 पुट कर लें, ठीक है, और ये क्लोज इंटरवल है क्योंकि 1 भी इसमें इंक्लूडेड है, और 1 से आगे प्लस इन्फिनिटी तक जहां कहीं मर्जी पुट कर लें, कोई भी 1000 कर लें, 1 मिलियन कर लें, 10 मिलियन कर लें, जितनी भी वैल्यू कर लें, आपको फंक्शन एक डिफाइंड आंसर देगा, अनडिफाइंड आंसर आपको नहीं देगा। ठीक है जी, इसके बाद आपके पास क्या है जी, डोमेन आपके पास निकल आई है, आपने लिखा फॉर डोमेन दिस डोमेन, फॉर दिस डोमेन आपके पास ये जो अंडर रूट एक्स माइनस वन है,
ये अंडर रूट एक्स माइनस वन आपको क्या देगा, इसकी वैल्यू जो अंडर रूट एक्स माइनस वन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0 टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, x की जगह अगर आप ये डोमेन पुट करें यानी 1 अगर पुट करेंगे तो आपको ये क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी रियल आंसर आपको मिलता रहेगा। तो हमने लिखा कि अगर आप ये डोमेन यूज करें तो आपकी जो वैल्यू है अंडर रूट एक्स माइनस वन की वो आपको इस इंटरवल में वेरी करती मिलेगी 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे इसकी बात करें टू प्लस की, क्योंकि हमने अभी तक देखा है कि ये जो वैल्यू निकाली है ना, ये इंटरवल निकाला है 0 से प्लस इन्फिनिटी तक, ये हमने निकाला है अंडर रूट एक्स माइनस वन का। इस डोमेन सेम रहेगी। ठीक है, डोमेन के लिए ये जो डोमेन हमने कंक्लूड की है, इस डोमेन के लिए अंडर रूट एक्स माइनस वन ये आंसर देगा, इस इंटरवल में से आंसर देगा। और अगर आप टू प्लस अंडर रूट एक्स माइनस वन की बात करें तो वो देगा 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। समझ लें कि ये देखें ना, आप एक्स की जगह 1 पुट करें तो 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 0 का अंडर रूट 0 आएगा, तो 2 प्लस 0 क्या होगा, 2 होगा। तो यानी कि मिनिमम आंसर आपका 2 से स्टार्ट होगा फिर जब आप गिवन फंक्शन की बात करेंगे, और प्लस इन्फिनिटी तक आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये जो गिवन फंक्शन है इसकी डोमेन जो है वो यही है, इसकी रेंज जो बन जाती है 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक बन जाती है। तो हमने लिखा कि हमारे फंक्शन की जो रेंज है वो 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक है। आगे आपने क्या लिखना है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो डोमेन होती है ना सिंपल फंक्शन एफ की, वो बन जाती है रेंज, एफ इनवर्स की रेंज, और जो रेंज होती है सिंपल एफ फंक्शन की वो डोमेन बन जाती है एफ इनवर्स फंक्शन की। तो हमने ये लिखा है कि डोमेन ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली रेंज ऑफ एफ, एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स इज बेसिकली डोमेन ऑफ एफ। तो ये वैल्यूज हम पुट कर देंगे, जो हमने रेंज ऑफ एफ निकाली है 2 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक, वो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स में पुट कर देंगे, और जो हमने वैल्यू निकाली है डोमेन ऑफ एफ वो रेंज ऑफ एफ इनवर्स में पुट कर देंगे। आपके पास ये एग्जांपल सॉल्व हो गई है, 1.2 एक्सरसाइज की इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी। इसके बाद जो है 1.3 है, इसकी ये एग्जांपल तो नहीं है, ये थ्योरम है आपका। मैं पेज नंबर आपको मेंशन कर देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है। पास्ट पेपर में मैंने चेक किया था तो एक आध दफा ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आया है। 1.5.1 टॉपिक है, और पेज नंबर आपका 19 है, जहाँ पे आपने ये लिमिट का थ्योरम जो है वो प्रूव करना है। अभी तक स्टूडेंट्स हमने दो एक्सरसाइज की एग्जांपल की हैं, वो थी एग्जांपल्स रिलेटेड टू फंक्शन, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, डिफरेंट फंक्शंस पे लिमिट इंप्लीमेंट करने की कोशिश करनी है कि लिमिट कैसे इंप्लीमेंट होती है। अब उसके लिए क्या है कि आपके पास गिवन दिया है, उसने कहा जी ये प्रूव करें। हमने लेफ्ट साइड को यूज करना है और उसको राइट साइड एन ए एन माइनस वन बनाना है। ठीक है, हम पहले फर्ज करते हैं कंसीडर दैट एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फर्ज करें कि आपके पास एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक, तो केस वन के अकॉर्डिंग आपके पास एन पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, ये क्योंकि ये जो पावर एक्स की नजर आ रही है ना, एन जो पावर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो पहला हमने केस लिया कि आपके पास फर्ज करें कि पॉजिटिव पावर है, तो कंसीडर दैट एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। फिर क्या होगा, बस सब्स्टिट्यूटिंग एक्स इज इक्वल टू ए, यहाँ पे एक्स की जगह अगर मैं डायरेक्ट ए पुट करूँ वो कहाँ से आएगा, लिमिट के अंदर उसने दिया है कि एक्स अप्रोच कर रहा है ए को, तो हम अपने क्वेश्चन में एक्स की जगह ए पुट करेंगे। तो अगर आप डायरेक्ट एक्स की जगह ए पुट करें तो ये बन जाता है ए माइनस वन ओ माइनस ए, सॉरी ए रेस टू पावर एन माइनस ए रेस टू पावर एन, और बटे के अंदर x की जगह a सिंपली जाएगा तो a माइनस ए, यानी ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो, ऐसे कैंसिल आउट हो गए। तो ये हो जाती है 0/0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड फॉर्म। यानी कि अगर डायरेक्ट आप x की जगह a पुट कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो आपके पास ये जो लेफ्ट साइड है आपका जो फंक्शन है अलजेब्रिक फंक्शन, वो आपको आंसर क्या देगा, 0/0 फॉर्म का आंसर देगा। वी गेट 0/0 फॉर्म विच इज अनडिफाइंड। तो लिहाजा इसका मतलब है कि आप डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते, एक्स रेज टू पावर एन और माइनस ए रेज टू पावर एन की फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। इसकी फैक्टराइजेशन कुछ यूं होती है कि आपने देखना है कि एक्स की पावर कितनी है, लाइक यहाँ पे पावर है, एक मिसाल है, एक्स की पावर 5 है, और एन की वैल्यू मैंने 5 चूज कर ली ना। ठीक है, और यहाँ पे ए की पावर 5 है, तो आपने क्या करना है, सिंपली पहले एक्स की पावर एक्स माइनस ए लिख लेना है, यानी 5 पावर में से एक एक पावर दोनों की हो चुकी है।
एक्स की पावर भी 1 हो चुकी है और ए की पावर भी 1 हो चुकी है। अब बच गया है एक्स की पावर 4। 4 का इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप 5 माइनस 1 लिख दें। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, अब x की पावर भी 4 बची है क्योंकि 5 में से एक एक पावर आपने यहाँ पे लिख दिया, और a की पावर भी a जो कांस्टेंट है उसकी पावर भी एक कम हो गई है, वो क्या 4 पावर बची है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, x की पावर को स्टार्ट करना है मैक्सिमम से 5 माइनस 1 यानी 4 से, और a को स्टार्ट करना है आपने 0 से, यानी सेकंड टर्म जो है वो उसको 0 से स्टार्ट करना है। फिर प्लस है, एक्स की पावर हो जाएगी 5 माइनस 1 है यहाँ पे यानी 4 है, और यहाँ पे 3 हो जाएगी, यानी कि टोटल पावर 5 में से 2 माइनस कर दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ए की जो पावर है वो एक एक बढ़ाई जानी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब हमारे पास 1 पावर होनी थी, यहाँ पे 5 माइनस 3 हो गया, और ए की पावर जो है, ए टर्म की पावर 1 लिख चुके हैं हम। अब यहाँ पे ए टर्म की पावर कितनी हो जाएगी 2। तो ये कुछ यूं फैक्टराइजेशन की है। ठीक है जी। तो यहाँ पे तो मैंने सिंपली आपको एग्जांपल दे के समझाया कि n की वैल्यू 5 थी। अब यहाँ पे सिंपली n है तो n को n ही रहने देना है। तो इसके अकॉर्डिंग जहाँ पे 5 माइनस 1 लिखा है तो इसका मतलब उधर आएगा n माइनस 1, और जहाँ पे 5 माइनस 2 उसकी जगह n माइनस 2, और जहाँ पे 5 माइनस 3 उसकी जगह n माइनस 3। यानी ये चीज चलती रहेगी चलती रहेगी। होगा क्या, उस वक्त एंड होगा जब x की पावर 0 हो जाएगी, और a जो था वो जो 0 से स्टार्ट हुआ था वो मैक्सिमम a की पावर n माइनस 1 तक पहुंच जाएगा। तो किस्सा मुख्तसर हमने फैक्टराइजेशन कुछ यूं करनी है कि जितनी भी पावर हो n, आपने पहले उनकी सिंगल सिंगल पावर ब्रैकेट में लिख देनी है, जैसे कि मैंने लिखा है x माइनस ए। फिर आपने क्या करना है, जो फर्स्ट टर्म है x की पावर n है उसको आपने 1 टर्म कम कर देना है, n माइनस 1 बना देना है। ठीक है, क्योंकि एक पावर उसकी 5 में से जितनी भी पावर होगी एक पावर उसकी हो चुकी है। n माइनस 1 यानी मैक्सिमम स्टेट स्टार्ट करना है x को और 0 पे एंड करना है, और जो सेकंड टर्म a है उसको 0 से स्टार्ट करना है, उसको मैक्सिमम a की पावर n माइनस 1 पे खत्म करना है। तो ये हमने की है फैक्टराइजेशन, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने आपको डिटेल से समझाया है। तो जहां पे भी आपको a की पावर 0 या x की पावर 0 नजर आ रही है, इसका मतलब है वो 1 है। जब किसी भी टर्म की पावर 0 होती है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 लिखें चाहे ना लिखें मैटर नहीं करता, यानी इसकी जगह, और यहाँ पे x की पावर 0 इसकी जगह 1 लिखें चाहे ना लिखें मैटर नहीं करता। तो हमारे पास बच जाता है x की पावर n माइनस ए, फिर ये वाली चीजें, ये वाली चीज एंड पे a की पावर n माइनस 1। ठीक है जी, ये फैक्टराइजेशन होगी। अब हमने क्या करना है, हमें ये प्रूव करना था, ये लिमिट इनटू ये पूरी चीज प्रूव करनी थी। अब हमने क्या करना है, x की पावर n माइनस ए की पावर n की जगह जो फैक्टराइजेशन की है ना वो अप्लाई कर देनी है। x की पावर n माइनस ए की पावर n ओवर x माइनस ए था ना, ठीक है, साथ लिमिट थी तो लिमिट अपनी जगह ही, सिर्फ x की पावर n माइनस ए की पावर n की जगह ये जो फैक्टर्स निकालने हैं आप इनको हाईलाइट ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स में कर सकते हैं कि ये जी हमने फैक्टराइजेशन की है। तो ये फैक्टराइजेशन करके जो फैक्टर्स निकले हैं वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब आप पुट करेंगे तो एक्स माइनस ए से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। अब आप डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं कि x की जगह a पुट करना है, तो जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है उधर a बना दे, इधर भी a बना दे, इधर भी a बना दे, और इधर भी a बना दे। तो मैंने यही की है, ये a चला गया जहां जहां पे x था, ये तो मैंने मैनुअली लिख के दिखा दिया है, मैं इसको अरेज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ये चीज कैसे सोल्व हो रही है, अब एक तरह की रकमें हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो पावर्स उनकी क्या हो जाएंगी, आपस में एड अप हो जाएंगी। तो ये पावर कितनी बन जाएगी, n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि n माइनस 2 इसकी पावर है और इसकी पावर कितनी है 1 है, तो ये एड अप हो गया। इसी तरह n माइनस 3 इसकी पावर है और इसकी पावर 2 है, ये भी एड अप हो गया। अब इन पावर्स को सोल्व किया जाए तो ये टर्म भी ए की पावर n माइनस 1 आएगी, ये टर्म भी a की पावर n माइनस 1 आएगी, क्योंकि माइनस 2 है प्लस 1 है, ये माइनस 1 आएगा, और माइनस 3 प्लस 2 है ये भी माइनस 1 आएगा। तो ये आपके पास ये टर्म्स आ जाती हैं। अगर आप इन टर्म्स पे गौर करें तो एक ही टर्म बार बार रिपीट हो रही है। लाइक अगर मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ कि अगर आप 1 प्लस 1 प्लस 1 कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको सिंपली पता है कि ये 3 तक 3 आंसर है। अगर मैं बीच में गैप डाल देता हूँ, मुझे नहीं पता कि कितनी टर्म्स है और आपको भी नहीं पता, तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अब ये गैप है, ये अननोन है, ये मिस्ट्री है, यहाँ पे आप टर्म्स कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, हत्ता कि जब तक आपको मैं
टोटल टर्म्स ना बता दूं कि भाई मैं इतनी टर्म का सम ले रहा हूँ, ठीक है। तो बताने का मकसद ये है कि इसमें क्या हो रहा है, वन 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 ऐड होता जा रहा है। तो आप सिंपली इसको क्या लिख दें, n इंटू वन। तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, वो जो मतलब एग्जामिनर है वो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स बता दे कि जी n नंबर ऑफ टर्म्स है टोटल 50 है, तो 50 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि आपके पास 50 आंसर आएगा पहली 50 टर्म्स को प्लस करने का। तो इसका मकसद समझाने का ये था कि अगर आप गौर करें यहाँ पे क्या है जी, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन, ए की पावर n माइनस वन। अब ये जमा हो रहे हैं। अब अगर यहाँ तक ये पहले 3 टर्म्स तक देखा जाए तो ये तो सिंपली था 3a n माइनस वन। अब बीच में आ गया गैप, हमें गैप का नहीं पता कि ये कितनी टोटल टर्म्स है, तो इसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दें n माइनस वन। अगर n की वैल्यू पता होगी तो ये सोल्व हो सकता है। ये हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका एक ही केस आता है स्टूडेंट्स, दूसरा केस करने की जरूरत नहीं है। वैसे बहरहाल मैंने इसको सोल्व तो किया है, ठीक है, क्योंकि दूसरे केस में पहला केस यूज होता है। तो आपने इस केस में इस कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि ये देखें केस वन का हिंट दिया है, ये केस टू में को प्रूव करने के लिए था। तो एनी हाउ मैं इसको नहीं करवा रहा, स्किप करवा रहा हूँ, क्योंकि ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो अगला है वो ये है कि इसमें आपके पास आपने लिमिट अप्लाई करनी। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड लिख दी है, इसमें अंडर रूट एक्स प्लस ए माइनस अंडर रूट ए है। तो ये जो है वो इरेशनल फॉर्म है। आप इन्हें इसको रैशनल बनाना है, तो रैशनल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइजिंग करनी पड़ेगी। यानी इसकी अलामत चेंज करें, मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि प्लस करके दरमियान में मल्टीप्लाई कर दें और डिवाइड कर दें। इससे क्या होगा, ऊपर फार्मूला इंप्लीमेंट हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर, यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म था और इनटू फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म था। तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो अलजेब्रिक फार्मूला के अकॉर्डिंग फर्स्ट टर्म का स्केयर माइनस सेकंड टर्म का स्केयर हो जाएगा। और x इंटू ये दोनों जो है ये वैसे ही, ठीक है, x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए। वही ये वैसे ही स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो गया, इधर आ गया x प्लस ए, ये माइनस ए आ गया। ये a जो है ये a से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे x बचेगा, ठीक है। ये x जो है ये नीचे वाले x से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये नीचे वाला x ये जो चलता आ रहा है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये बच जाएगा ऊपर सिर्फ वन और नीचे बचेगा अंडर रूट एक्स प्लस ए प्लस अंडर रूट ए। अब आपने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट को अप्लाई करना है। तो लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट के अकॉर्डिंग x की जगह क्या आ जाएगा, जीरो। तो x की जगह हम क्या पुट कर देंगे, जीरो। तो जीरो प्लस ए अंडर रूट ए ही होगा, तो वन ओवर अंडर रूट ए और वन ओवर अंडर रूट ए। यहाँ पे ये स्टूडेंट मिस्टेक की है, मेरे स्टूडेंट ने ये लिखा था, तो ये इसके उससे मिस्टेक हुई है। तो ये एक सिंगल फ्रैक्शन ही बनेगी, ये अलग अलग रहेगी। वन ओवर अंडर रूट ए, वन ओवर अंडर रूट ए, तो ये टोटल हो जाएगा, ये इसने गलत निकाला है, टू ओवर अंडर रूट ए। ये कैसे, ये एक ये टर्म है और एक ये टर्म है, तो ये बन जाएगा टू इंटू वन ओवर अंडर रूट ए हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये आपके पास आंसर हो जाता है। ये मैंने बल्कि ये राइट हैंड साइड हो जाती है जो आपने करनी थी, राइट हैंड साइड। आई थिंक प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, ये देखें कि ओके 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 स्टूडेंट्स, यहाँ से मेरे से मिस्टेक हो गया है। सही है सही है सही है, ये एक ही फ्रैक्शन था, ठीक है, मल्टीपल फ्रैक्शन नहीं थे। सॉरी, मेरे स्टूडेंट ने सही किया है, टीचर ही गलत बता रहा है। खैर, तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो x की जगह जीरो जाएगा, ठीक है। तो x जीरो प्लस ए यानी अंडर रूट ए आ जाएगा, फिर प्लस अंडर रूट ए, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट ए कितना बन जाएगा, बटे में टू अंडर रूट ए। दैट्स योर राइट हैंड साइड। आंसर नहीं है बल्कि ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। आप यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं, ये सही कर लीजिएगा। हैंस प्रूव लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 22 पे मेथड फॉर एवेलुएटिंग द लिमिट्स एट इन्फिनिटी। यानी कि अलजेब्रिक फंक्शंस पे हमने लिमिट को एवेलुएट करना है जब हमारा वेरिएबल जो x है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा हो। अब यहाँ पे दो ऑप्शंस आएंगे। जब आपका एक दफ़ा वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, यानी कुछ केसेस में, और कुछ केसेस में आपका जो वेरिएबल है वो नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। यानी कि यहाँ पे जो x की वैल्यूज होंगी वो पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली साइड की होंगी और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी यानी नेगेटिव वैल्यूज होंगी। एनीवेज, जो हमारी जो एग्जांपल नंबर 2 है, ये एग्जांपल नंबर 2 मैंने सोल्व करवाई है। उसमें हमने एक अलजेब्रिक फंक्शन है,
इस पर लिमिट को वैल्यूएट कर रहे हैं जिसमें हमारा वेरिएबल प्लस पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो उसने ये जो मेथडोलॉजी बताई है इसमें उसने ये कहा कि आपने डिनोमिनेटर में चेक करना है, सिर्फ डिनोमिनेटर में चेक करना है कि हाईएस्ट पावर वाला वेरिएबल कौन सा है, तो यानी हाईएस्ट पावर वाली टर्म कौन सी है बेसिकली। तो हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब टर्म। तो हमने क्या करना है, डिवाइड बाय एक्स क्यूब अप एंड डाउन, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की हर टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी है, 3, यानी कि हाईएस्ट पावर वाली टर्म है एक्स क्यूब। तो हमने हर न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर अप एंड डाउन हर टर्म को एक्स क्यूब से डिवाइड कर देना है। तो हमने यही किया, 5x की पावर 4 ओवर एक्स क्यूब माइनस 10x स्क्वायर ओवर एक्स क्यूब फिर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब माइनस 3x क्यूब था इसके बटे में भी एक्स क्यूब फिर प्लस 10x स्क्वायर है इसके बटे में भी एक्स क्यूब फिर प्लस 50 है इसके बटे में भी एक्स क्यूब आ जाएगा। अब ये देखें एक्स क्यूब जो है वो 4 में से 3 के साथ कैंसिल आउट हो गया, ये जो एक्स स्क्वायर ऊपर था वो क्यूब में से दो टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और एक्स क्यूब जो है वो कंप्लीटली ऊपर वाले एक्स क्यूब से कैंसिल आउट हो गया। ये जो एक्स स्केयर है ऊपर वाले नीचे वाले एक्स क्यूब से दो टर्म्स के साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास कुछ यूं बचेगा कि ऊपर 5 और यहाँ पे नीचे बल्कि 5x बच जाएगा क्योंकि 4 था, ठीक है, तो ये 5x हो जाएगा। फिर माइनस 10 है और बटे में x बच जाएगा 10/x। ये मैंने ना ओवर राइट किया इस वजह से थोड़ा क्लियर नहीं है आई थिंक। फिर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब आएगा, फिर ये -3 है, ये -3 वैसे ही, फिर 10 ओवर x आ जाएगा, फिर प्लस 50 ओवर एक्स क्यूब आ जाएगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब में से दो के साथ तो कैंसिल हो गया, बटे में एक एक्स तो बचेगा, वो हमने लिख दिया। अब हमने क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट कि जहां जहां पे एक्स है उसकी जगह इन्फिनिटी पुट कर दें। यहाँ पे एक्स था हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया, बटे में इधर एक्स था इन्फिनिटी पुट कर दिया, इधर एक्स क्यूब था इन्फिनिटी का क्यूब इन्फिनिटी ही आना है, ठीक है, हमने पुट कर दिया। हम हिंट दिया है कि अगर बटे में जीरो आ जाए तो जवाब अनडिफाइंड होता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है फ्रैक्शनल फॉर्म के लिए, और अगर आप 1 ओवर इन्फिनिटी कर दें यानी इन्फिनिटी को इधर ले आए तो जवाब क्या होगा, जीरो। उसका क्या मेथड है कि इन्फिनिटी इधर आ जाएगा और जीरो उधर चला जाएगा, तो 10 ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल, 1 ओवर इन्फिनिटी जीरो के इक्वल, 10 ओवर इन्फिनिटी जीरो, 50 ओवर इन्फिनिटी जीरो, यानी बटे में इन्फिनिटी है तो जीरो के इक्वल आंसर है, ये हिंट भी दी है। मगर एक प्रॉब्लम हुआ यहाँ पे कि 5 इंटू इन्फिनिटी वो जीरो नहीं होगा बल्कि वो इन्फिनिटी ही होगा, और तो फिर ऐसे होगा कि अगर एक भी वैल्यू इन्फिनिटी वाली आ गई चाहे न्यूमिनेटर में चाहे डिनोमिनेटर में, तो उसका ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि ये वेरी लार्ज वैल्यू है, इसके मुकाबले में बाकी सारी वैल्यूज बहुत छोटी हैं, तो आपका आंसर इन्फिनिटी ही आएगा। मगर मेथड यही लगेगा जो मैंने आपको बताया कि आपने डिनोमिनेटर में जो हाईएस्ट पावर है वाली टर्म है उससे आपने अप एंड डाउन डिवाइड करना है, ठीक है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3 में भी आपने एक अलजेब्रिक फंक्शन पे लिमिट एवेल्युएट करनी है अलजेब्रिक फंक्शन की, मगर यहाँ पे चेंजिंग क्या है कि आपका जो x है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी नेगेटिव साइड पे जा रहा है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा कि आपका जो x है वो जीरो से छोटा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, कि यानी कि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं, -5 है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, -7, -8 समथिंग कुछ भी वैल्यूज आ रही हैं। ये जो सारी वैल्यूज मैं आपको बोल रहा हूँ ये सारी वैल्यूज जीरो से छोटी हैं क्योंकि नेगेटिव है। तो आपने क्या करना है, फिर नीचे डिनोमिनेटर में देखना है कि हाईएस्ट पावर कितनी है, x की पावर 5 है, ठीक है। तो आपने अप एंड डाउन में न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड करना है, x की जगह सिंपल x नहीं लिखना बल्कि क्या लिखना है, -x की पावर 5। तो जब आप -x की पावर को 5 को सोल्व करेंगे तो आपके पास -x की पावर 5 आंसर आ जाएगा, क्योंकि पावर ओड थी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव में नहीं चेंज होगा बल्कि नेगेटिव साथ ही रहेगा। तो आपने क्या करना है, अप एंड डाउन -x की पावर 5 से डिवाइड करना है, 4x की पावर 4 है इसको -x की पावर 5 से डिवाइड किया, 5x क्यूब है इसको भी -x की पावर 5 से डिवाइड किया, ये 5 है आपके पास लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और नीचे 3x स्क्वायर था, सॉरी 3x की पावर 5 था, इसको भी -x की पावर 5 से डिवाइड किया, ये 2x स्क्वायर को भी डिवाइड किया और ये 1 को भी -x स्क्वायर से डिवाइड किया। उससे होगा क्या, ये x क्यूब सॉरी x क्यूब कह दिया, x की पावर 5 x की पावर 5 से टोटली कंप्लीटली कैंसिल हो गया, x की पावर 4 वो नीचे x की पावर 5 में से 4 फैक्टर्स के साथ कैंसिल आउट हो गया,
एक्स क्यूब जो है वो 5 में से 3 टाइम्स के साथ कैंसल आउट हो गया, ठीक है। तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2 था एक्स स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर था, तो ये एक्स की पावर 5 में से 2 के साथ कैंसल आउट हो गया 2 टर्म्स के साथ। तो आपके पास बचेगा क्या, ये नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव का साइन ये वाला। अब सारी ये जो टर्म्स है वो तो कैंसिल आउट हो गई हैं। अब ये देखिएगा, ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस बन गया आपके पास, ये माइनस है और ये माइनस है, यहाँ पे प्लस हो गया। अब हमने लिमिट को अप्लाई करना है, ठीक है, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो x की जगह क्या जाएगा, 0 जाएगा। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो x की जगह इन्फिनिटी जाने की वजह से ये 0 हो जाएगा, क्योंकि 4 ओवर जो इन्फिनिटी होगा वो 1/इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग वो 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया कि जब बटे में इन्फिनिटी होता है वो आंसर 0 हो जाता है। तो यहाँ पे 4/x की जगह भी जब लिमिट अप्लाई x अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी जाएगा तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी 5/इन्फिनिटी की जगह 0 बन जाएगा, ये -3 वैसे ही, ये 2/x क्यूब था, यहाँ पे भी 2/इन्फिनिटी होना था, तो इन्फिनिटी बटे में हो तो 0 आंसर हो जाता है, यहाँ पे भी 0 हो गया। और 1/x की पावर 5 है, तो इधर भी x की जगह जब इन्फिनिटी जाएगा तो 1/इन्फिनिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर क्या बचेगा, ऊपर सिंपली 0 बच जाएगा और बटे में -3। तो ऊपर 0 हो तो आंसर आपका 0 आता है, ठीक है। बटे में 0 हो तो इन्फिनिटी, ऊपर 0 हो तो आंसर 0 आता है। आई होप कि आपको इस एग्जांपल की समझ लग चुकी होगी। एग्जांपल नंबर 3 की है हमने, पेज नंबर 22 पे। अब जो एग्जांपल नंबर 4 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। इसके 2 पार्ट हैं और वो पास पेपर में बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं ये। इसमें आपने क्या करना है, एवेलुएट करना है। फर्स्ट पार्ट देखें, उसमें आपका जो एक्स वेरिएबल है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, और अगर आप सेकंड पार्ट देखें, आप टेक्स्ट बुक से देखें, यहाँ पे एक्स का जो आपका एक्स वेरिएबल है वो प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो सिंपली करना है क्या है, आप यहाँ पे देखें कि आपका एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आपने पहले डिनोमिनेटर में चेक कर लेना कि हाईएस्ट पावर कौन सी है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर अकेला नहीं है, इसका अंडर रूट भी है, यानी डिनोमिनेटर में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर ढूंढनी होती है ना, वो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ठीक। अंडर रूट कहाँ से है, क्योंकि ये अंडर रूट था, एक्स स्क्वायर वैसे हाईएस्ट पावर है। तो स्क्वायर आपको पता है जब स्क्वायर रूट से कैंसल आउट होता है या किसी भी टर्म रकम का स्क्वायर रूट लिया जाता है, उसमें प्लस भी आता होता है और माइनस भी आता होता है, ठीक है। तो ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये माइनस एक्स के इक्वल लिया हमने, इसमें से नेगेटिव एक्स को चूज किया, ठीक है। वो क्यों चूज किया नेगेटिव एक्स को, क्योंकि यहाँ पे एक्स जो है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी एक्स जो है वो 0 से छोटा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, तो ये 0 से छोटा है। तो इस वजह से अंडर रूट एक्स स्क्वायर को जब सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस एक्स में से हमने नेगेटिव एक्स को चूज किया, तो हम अब डिवाइड अप एंड डाउन करेंगे माइनस एक्स के साथ। 2 को भी माइनस एक्स के साथ ऊपर डिवाइड, ऊपर 2 था ना, उसको माइनस एक्स के साथ डिवाइड, फिर ये -3x था, इसको भी माइनस एक्स के साथ डिवाइड। अब ये बटे में था अंडर रूट 3 प्लस 4x स्क्वायर, इस पूरी वैल्यू को भी माइनस एक्स के साथ डिवाइड, क्योंकि ये अंडर रूट वाली टर्म है तो ये अंडर रूट के बगैर है, तो ये एक ही स्टेप में डायरेक्ट अंडर रूट के अंदर नहीं जा सकती, तो इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाना है। तो हमने जो स्टार्ट में लिखा है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर सोल्व करके माइनस एक्स निकाला हमने, तो बटे में नीचे माइनस एक्स लिखा है, तो दोबारा हिंट मैंने यूज किया है कि माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब होगा क्या, बटे में 3 + 4x स्क्वायर है ना, 3 + 4x स्क्वायर, और उसके बटे में यानी उसके डिनोमिनेटर में माइनस एक्स गया, तो इस हिंट के अकॉर्डिंग माइनस एक्स की जगह आप क्या लिख दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख दें, ठीक है। ये मैंने ये स्टेप मिस कर दिया, यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, ऊपर ये सारी चीज चल रही है, ओके, उसको छोड़े। अब आप इसका भी अंडर रूट है, इसका भी अंडर रूट है, एक कॉमन अंडर रूट बना देना, ठीक है, एक कॉमन अंडर रूट बना दें, यहाँ पे बना लेते हैं, इस अंडर रूट को अरेज कर दें, ठीक है, क्योंकि दोनों का अंडर रूट बन चुका था, अब इसकी जगह कॉमन अंडर रूट हो जाएगा। ये मैंने किया, एक कॉमन अंडर रूट बना दिया है, जिसमें 3 + 4x स्क्वायर डिवाइड हो रहा है एक्स स्क्वायर के साथ।
अब हर टर्म को आप एक्स स्क्वायर के साथ अलग अलग कर देंगे, हर टर्म के बटे में एक्स स्क्वायर अलग अलग कर देंगे, 4x स्क्वायर है इसके बटे में एक्स स्क्वायर अलग कर देंगे। अब ये जो एक्स स्क्वायर है ये एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4 बचेगा, और ये 3/x स्क्वायर है, और -2/x + 3 वैसे ही है। ठीक है, यहाँ तक अगर आपको कोई सिंप्लीफिकेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस एग्जाम्पल के रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट जब हम अप्लाई करेंगे, इसका मतलब है कि एक्स की जगह इन्फिनिटी जाएगा तो एक्स की जगह इन्फिनिटी चला गया, इधर भी 3/x स्क्वायर था तो 3/इन्फिनिटी, इस इंट के अकॉर्डिंग के बटे में इन्फिनिटी हो तो जवाब 0 होता है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, और बटे अंडर रूट के अंदर 3/इन्फिनिटी की जगह भी 0 आ जाएगा, ये 0 लिखा है, अंडर रूट 0 + 4 लिखा है। ठीक है, तो ऊपर 3 वैसे ही आ जाएगा क्योंकि 0 की कोई वक़्त नहीं है, खत्म हो जाएगा, और नीचे अंडर रूट 4 आ जाएगा, अंडर रूट 4 को सोल्व करें तो 2 आ जाता है, तो 3/2 इज योर फाइनल आंसर। अब यही क्वेश्चन है अगले दूसरे पार्ट में, सेम यही वैल्यू है, सिर्फ फर्क इतना है कि अब एक्स आपका प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो आप यही काम करेंगे कि डिनोमिनेटर में देखेंगे हाईएस्ट पावर यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और उसका साथ अंडर रूट है, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर को सोल्व करेंगे तो ये आपको पॉजिटिव एक्स भी देता है और नेगेटिव एक्स भी देता है। जब आप अंडर रूट सोल्व करते हैं तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आंसर मिलता है, बट इन दिस केस आपका जो x है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, यानी कि आपका जो x है वो 0 से बड़ा है, तो आप अंडर रूट एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, पॉजिटिव x लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग अप एंड डाउन बाय पॉजिटिव x, ऊपर वाली जो वैल्यू है 2 है, इसको पॉजिटिव x से डिवाइड किया, ये जो -3x है इसको भी पॉजिटिव x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, और जो अंडर रूट 3 + 4x स्क्वायर है इसको भी पूरे को अंडर रूट अंडर रूट कह दिया, अंडर रूट 3 + 4x स्क्वायर बटे में पड़ा है ना, इसको भी आपने x से डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये क्या होगा कि आप स्टार्ट में देखा कि x जो था वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर से निकला है, अब इसको अंडर रूट के अंदर लेके जाना है, ये अंडर रूट वाली टर्म है ना, तो आपको इसको भी अंडर रूट वाली टर्म में बनाना होगा, तो x की जगह मैंने हिंट दिया कि आप क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर, इस लाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है, x बेसिकली किससे निकला था, अंडर रूट एक्स स्क्वायर से, तो इस x की जगह आप क्या लिख दें, अंडर रूट एक्स स्क्वायर। ओरिजिनली स्टूडेंट्स यहाँ पे x ही है, ठीक है, x को अंडर रूट के अंदर लेके जाना है तो उसकी जगह ये हिंट के अकॉर्डिंग x की जगह लिख सकते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर। अब आप इन दोनों का अंडर रूट एक बना दें, समझेंगे अगले स्टेप में मैंने दोनों का अंडर रूट एक ही कर दिया है, और 3 + 4x स्क्वायर के बटे में एक्स स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे ये x का स्क्वायर है अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो। ठीक है, ऊपर ये कैंसिलेशन हो रही थी वो हमने कर दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2/x - 3 चल रहा है। अब हमने क्या करना है, 3 के बटे में एक्स स्क्वायर अलग कर देना और 4x स्क्वायर के बटे में 4x स्क्वायर अलग कर देना है, ये जो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, इस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर 2/x - 3 वैसे ही, नीचे होगा 3/x स्क्वायर + 4। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे कि लिमिट में क्या है कि आपका x अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये 2/इन्फिनिटी बन जाएगा -3, अब नीचे भी अंडर रूट के अंदर 3/इन्फिनिटी हो जाएगा, और इस हिंट के अकॉर्डिंग के 1/इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, 0 के, तो 2/इन्फिनिटी की जगह क्या आ जाएगा, 0, 3/इन्फिनिटी की जगह भी क्या आ जाएगा, 0, तो ऊपर आ जाता है -3 और नीचे आ जाता है अंडर रूट 4, अंडर रूट 4 को सोल्व करें तो ये 2 आंसर हो जाता है, तो ये बन जाता है -3/2, दैट्स योर आंसर। तो इसका मतलब है जब आपका वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था तो आपके क्वेश्चन ने यानी कि एवेल्युएट होके आंसर दिया है +3/2, और जब आपका वेरिएबल प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था उस वक्त आंसर मिला -3/2। ये दो एग्जांपल स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको इन एग्जांपल्स में कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन होती है आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पेज नंबर 23 पे ये थ्योरम है लिमिट्स का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई के इक्वल आता है, इसमें ये है कि जो आपका इंक्लूडेड वेरिएबल है, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है स्टूडेंट, आप अपनी टेक्स्ट बुक पे सही कर लीजिएगा, यहाँ पे इंक्लूडिंग वेरिएबल जो है वो n है, तो पावर में भी n मौजूद है, यानी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, यानी जो आपका वेरिएबल होता है जब वो फंक्शन की होल पावर में होता है, हम उस फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तौर पर डील करते हैं। तो जब इस पर लिमिट अप्लाई की जाए तो ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट ई के इक्वल आता है, ये हमने प्रूफ करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रूफ है ये स्टूडेंट्स, मैं आपको ये दिखाता हूँ कहाँ पे हमने सॉल्व किया है, प्रीवियस हम एग्जांपल कर चुके हैं। जी ये एक्सरसाइज 1.3 का जो लास्ट क्वेश्चन है उसके रिलेटेड भी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से इसको समझिएगा, है बहुत आसान, थोड़ा सा लेंथी होगा, तो
इसमें ये है कि आपने सबसे पहले ना इसको बायनोमियल थ्योरम से बायनोमियल सीरीज से एक्सपेंड करना है। ये जो बायनोमियल सीरीज आपको नजर आ रही है, ये बायनोमियल सीरीज है चैप्टर नंबर 8.3 एक्सरसाइज है फर्स्ट ईयर की, उसके अकॉर्डिंग है। तो बायनोमियल सीरीज कुछ यूं एक्सपेंड होती है कि जो फर्स्ट टर्म होती है उसमें 1 ही आती है। जो 8.3 एक्सरसाइज फर्स्ट ईयर की, उसमें जो फर्स्ट टर्म है वो हम 1 ही रखते हैं। और उसके बाद जो प्लस है, तो यहाँ पे प्लस का साइन आ जाता है। और जो ये n है, होल पावर n है, ठीक है। हम इसको ऐसे एक्सपेंड करते हैं कि अगर n का अगर हम फैक्टोरियल ओपन करें तो ये हमारे पास कुछ यूं बनता है ना, लाइक 5 का फैक्टोरियल ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे 5.4.3.2.1 आना था। तो अगर n का फैक्टोरियल ओपन करें तो ये कुछ यूं आता है, n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है, इंटू n-3, यानी एक एक कम करते जा रहे हैं। सबसे पहले होल n नंबर आएगा जिसका भी हम फैक्टोरियल ले रहे हैं, फिर उसमें से एक एक कम करते जा रहे हैं, सो ऑन, ये सीरीज ऐसे चलती रहती है, ठीक है। हम इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। ये कुछ यूं होगा, बहुत आसान है, अगर आप एक दफा इस चीज को समझ लें तो। यहाँ पे ये देखें कि आपने जो फर्स्ट टर्म है 1, उसको ऐसे ही लिखना है। फिर आपने जो फ्रैक्शन में फैक्टोरियल लेना है, सबसे पहले आप 1 का फैक्टोरियल लें। जब आप 1 का फैक्टोरियल ले रहे हैं ना, तो सेकंड टर्म जो है 1/x, उसकी पावर भी 1 लें। और n जो है, n का फैक्टोरियल वो सिंगल टर्म तक, एक टर्म तक एक्सपैंड होता है, अकेला n ही आता है। फिर आगे 2 टर्म्स तक ये n इंटू n-1 होता है। और अगर जब 3 टर्म्स तक इसको बढ़ाते हैं तो ये बनता है n इंटू n-1 इंटू n-2, ठीक है। तो ये पहले हमने लिया 1 का फैक्टोरियल, तो जो n पावर है वो उसको सिंगल टर्म तक अकेला n ही हमने लिखा। फिर हमने लिया बटे में 2 का फैक्टोरियल, तो इसको 2 टर्म्स तक हमने लिखा n इंटू n-1, ठीक है। और ये जो सेकंड टर्म 1/n है उसका स्केल लिख दिया गया। फिर प्लस है, बटे में 3 का फैक्टोरियल लिया, तो सेकंड टर्म जो थी 1/n, उसकी पावर 3 लिख दी गई, ठीक है। और जो n पावर थी उसको 3 टर्म्स तक एक्सपेंड किया गया, तो ये बनता है n इंटू n-1 इंटू n-2। ये 3 टर्म्स तक ये हमारे पास बनता है, ये देखें, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई है। आपने फर्स्ट ईयर में भी 8th चैप्टर समझा होगा, मैंने फिर भी कोशिश की है कि मैं आपको रिवाइज करवा दूं। तो हमने इसको एक्सपेंड करके लिखा है इस सीरीज को। ये कंटिन्यू है, सो ऑन कंटिन्यू, ये प्लस का साइन, और ये सो ऑन कंटिन्यू है नेक्स्ट। अब ये जो n है, इस n से कैंसिल आउट हो रहा है, तो कैंसिल हो गया, 1+1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे n इंटू n-1 है, 2 का फैक्टोरियल है, ये वैसे ही 1/n का स्केल लेंगे तो 1 का स्केल 1 ही, तो n का स्केल लेंगे, ये n स्केल आ जाएगा हमारे पास। इस चीज को स्टूडेंट्स हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि n को n-1 से मल्टीप्लाई किया तो ये n स्केल माइनस n बन गया, और साथ ही n-2 वैसे ही है। यहाँ पे 1/n का क्यूब लिया तो ये 1/n क्यूब बन गया। 3 का फैक्टोरियल है, ये साथ वैसे ही। हमने ना बटे में से ये 2 फैक्टोरियल है, ये साइड पे कर लेना साथ ही, यानी 1/2 फैक्टोरियल, और इधर से 1/3 फैक्टोरियल, ये साइड पे हो गया। अब ये हम क्या करेंगे, n स्केयर माइनस n है, इसके बटे के नीचे ये n स्केयर लिख देंगे, ठीक है। और इसी तरह ये जो दो n वाले फैक्टर्स हैं, इनके बटे में ये जो n क्यूब है, इनके बटे में हम बना देंगे, और 3 फैक्टोरियल 1/3 फैक्टोरियल करके साइड पे कर देंगे। अब नेक्स्ट क्या होगा, एन स्केयर के बटे में एन स्केयर अलग हो जाएगा, ये एन जो है इसके बटे में एन स्केयर अलग हो जाएगा। इसी तरह ये एन स्केयर माइनस एन है, इसके ये एन क्यूब है ना हमारे पास, हमने इसको ऐसे तोड़ा है, स्प्लिट ऐसे किया है कि इसमें से एन स्केयर अलग कर दिए, और जो n है वो अलग कर दिए। जो n स्केयर है वो इस n स्केयर माइनस n वाले फैक्टर के बटे के नीचे आ गया, और जो अकेला n है वो n-2 के बटे के नीचे आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, n स्केयर के बटे में n स्केयर अलग कर देंगे, और इस n के बटे में n स्केयर अलग कर देंगे। इसी तरह यहाँ पे है, n के बटे में n अलग कर देंगे, और 2 के बटे में n अलग कर देंगे। इसी तरह इधर है, n स्केयर माइनस n था, उसके बटे में n स्केयर हमने अलग कर दिया, और ये n है, इसके बटे में n स्केयर हमने अलग कर दिया। अब यहाँ पे कैंसलेशन हो रही है, n स्केयर जो है वो n स्केयर से कैंसिल हो गया, और जो n है सिंगल, वो n स्केयर में से एक n के साथ कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बच गया 1 माइनस 1/n, ये 1/n हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। ये 1+1 चल रहा है हमारे पास, 1/3 फैक्टोरियल है, यहाँ पे भी ये कैंसिलेशन हो रही है, हमने ये कैंसिलेशन कर दी n स्केयर के साथ n स्केयर, और ये जो n है n स्केयर के साथ कैंसिल कर दिया। आई होप कि इस सिंपलीफिकेशन की आपको सिंपली समझ लग गई है। इसी तरह ये
n के साथ n के बटे में n अलग कर दिया था, 2 के बटे में n अलग कर दिया था, तो ये n इस n से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 1 बाय n और यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 बाय n। इधर के सेम वैसे ही यहाँ तक हम पहुंच गए। अब मैं आपको टेक्स्ट बुक पे चेक करवाता हूँ जो उसने स्टेप किए। उसने डायरेक्ट ही इसको एक्सपेंड करके ये चीज लिख दी है। ये चीज आई कैसे है, इसको रट्टा नहीं हमने लगाना। इसको अगर देखें तो ये चीज हमारे पास ये 3-4 स्टेप्स करके आई है, आपने इस चीज को फॉलो करना है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अप्लाइंग लिमिट ऑन बोथ साइड्स। अब हमने इस अपने फंक्शन को, एक्सप्रेशन को एक्सपेंड कर लिया यानी ओपन कर लिया है। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट के अकॉर्डिंग यहाँ पे n आएगा। हमारा जो n वेरिएबल है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो जहां जहां पे n है वहां पे बटे में इन्फिनिटी चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 बाय n था तो इसके बटे में n की जगह इन्फिनिटी जाएगा। इधर 2 बाय n है, इसमें भी 2 बाय इन्फिनिटी बनेगा, तो बटे में जब भी इन्फिनिटी आए तो आंसर 0 के इक्वल आता है। तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे दोनों साइड्स पे, इधर भी लिमिट आ जाएगी और इधर भी देखें 1 प्लस 1 वैसे ही, इनमें तो n वाला फैक्टर नहीं था। अब ये 1/2 फैक्टोरियल नेक्स्ट आ गया। अब फिर था 1 माइनस 1 बाय n। जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 बाय n की जगह 1 ओवर इन्फिनिटी जाएगा, क्योंकि लिमिट में n अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को, तो 1 ओवर इन्फिनिटी क्या है, 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे 0 लिख दिया है। सेम केस यहाँ पे इसकी जगह पे भी हमने 0 लिखा और 2 बाय n की जगह भी 0 लिखा। अब ये हमारे पास चीज हो गई है। अब हमने क्या करना है, अब यहाँ पे देखें कि 1 प्लस 1 वैसे ही 1/2 फैक्टोरियल आ गया, फिर आगे 1/3 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब ये हुआ जो अगली टर्म्स हैं उनमें भी साथ ये 1/4 फैक्टोरियल होगा। अंदर जो जितनी भी n वाली टर्म्स होंगी वहां पे 1 बचेगा उनमें, और n वाली टर्म्स की जगह 0 चला जाएगा, ठीक है। यानी आगे भी ये सीरीज ऐसी ही आएगी कि 1/4 फैक्टोरियल बचेगा, वो हमने लिख दिया, और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या बचेगा, +1/5 फैक्टोरियल, और उसके नेक्स्ट क्या बचेगा, 1/6 फैक्टोरियल। ये सो ऑन ऐसे चलता रहेगा। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब 1/2 फैक्टोरियल को सोल्व किया जाए तो ये 0.5 आता है। वो कैसे, अगर आप बटे में 2 का फैक्टोरियल ओपन करें तो ये 1/2 बन जाता है, और इसको अगर आप सोल्व करें तो ये 0.5 आता है। 1/3 फैक्टोरियल है, तो 3 का फैक्टोरियल बटे में ओपन करें तो ये 3.2.1 यानी 1/6 आता है। इसको सोल्व करें तो ये आपके पास आंसर आ जाता है 1/6 को सोल्व करके। इसी तरह 1/4 फैक्टोरियल है, 4 का फैक्टोरियल है 4.3.2.1 यानी 4 का फैक्टोरियल आप कैलकुलेटर से भी ले सकते हैं, तो ये 24 बनता है 1/24। तो इसको सोल्व करें तो ये आपके पास ये आंसर बनता है। हम इन सारे आंसर को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.71821 281, ठीक है। और ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है ई की। तो ये इस तरह हमारे पास लेफ्ट साइड जो थी जहां पे हमने लिमिट अप्लाई की, तो ये हमारा इंटेग्रल सॉरी इंटेग्रल कह दिए, थ्योरम जो है वो ई के इक्वल आ गया, ये प्रूव्ड हो गया। यहाँ पे आप लिख देंगे प्रूव्ड। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ हो चुके हैं। आगे हमने इससे की है डिडक्शन। डिडक्शन में सिंपली ये है कि जब आप ये देखें कि आपका लिमिट वेरिएबल जब लिमिट में इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा था, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और सेकंड टर्म यहाँ पे फ्रैक्शन वाली थी, और जो पावर में है बेसिकली उस टर्म का रेसिप्रोकल मौजूद है। अगर आप गौर करें तो सेकंड टर्म है 1/n, ठीक है, और पावर में उसी n का रेसिप्रोकल यानी उलट मौजूद है। पावर में क्या है, n/1, n/1 लिख लें या अकेला n लिख लें, यानी पावर में अकेला n मौजूद है। तो इसको बोलते हैं कि सेकेंड टर्म जो है पावर उसका रेसिप्रोकल है, तो आपका रिजल्ट किसके इक्वल है, e के। इसी तरह अगर आप देखें कि अगर आप 1/n की जगह x कर देते हैं यानी सिंपल x टर्म कर देते हैं, तो आपका यही वेरिएबल 0 को अप्रोच करेगा और पावर इसी x का रेसिप्रोकल होगी। अब सिंपल x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, और अब हमारा जवाब क्या आएगा, e के इक्वल। ये हमने 1.4 एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में थ्योरम्स लगाए थे। एमसीक्यूज भी हो सकता है, ये प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो 1.5.6 है इसी पेज नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और एमसीक्यूज में भी आ जाता है। ये प्रूव दैट log EA के इक्वल आना चाहिए आपके थ्योरम का रिजल्ट जो है। अब हम क्या करेंगे, इसमें डायरेक्ट लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, इसमें मौजूद है हमारे पास a की पावर x-1।
हम इसको y के इक्वल कंसिडर कर लेते हैं कि इसकी जगह y आ जाएगा। अब जब इसकी जगह y चला जाएगा तो बटे में जो x है इधर भी y की फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, बटे में अकेला x है तो उसकी जगह हमने y की फॉर्म में वैल्यू निकाल देंगे, ठीक है, इन टर्म ऑफ y, क्योंकि ऊपर इसकी जगह y चला जाएगा, नीचे हमारे पास यहाँ पे अब सवाल ये निशान है कि x की जगह y वाली टर्म क्या आ जाएगी। तो हमने x की वैल्यू इन टर्म ऑफ y निकालनी है, उसके लिए हमने ऊपर वाली वैल्यू a x माइनस वन को y के इक्वल कंसिडर किया। ये इक्वेशन 1 होगी हमारे पास, ठीक है। कि इसके बाद हमने क्या किया, a रेज टू पावर x इधर ही है, माइनस का 1 उधर जाकर प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस x को a से पहले लाना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है, x हमारे पास अकेला होना चाहिए, तो हमने x को पहले लाना है, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म a रेज टू पावर x, यानी जब आपका वेरिएबल पावर में होता है उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से हमने इसको लॉग फॉर्म में लेके जाना है। लॉग फॉर्म में जब जाएंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये है बेस a, इसको बोलते हैं बेस, और ये इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, ठीक है। तो जब भी आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन से लॉग फॉर्म में जाएंगे तो लॉग फॉर्म ऐसे आएगी कि इस साइड पे लॉग लगा, बेस अपनी जगह रहेगी, बेस a, ये 1 प्लस वाई एक्स की जगह चला जाएगा, और x जो है ये 1 प्लस वाई की जगह चला जाएगा। x इधर आ गया, 1 प्लस वाई एक्स की जगह पावर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास x की वैल्यू निकल आएगी। हमने इसको हाईलाइट कर दिया कि हम इन जो हमारा रिक्वायर्ड इंटेग्रल था, ठीक है, उसमें a की पावर x माइनस वन की जगह तो y जाएगा, और x की जगह पे ये जो चीज बनी है log a टू दी एक्सपोनेंट 1 प्लस वाई, और एक्सपोनेंट में ये जो 1 प्लस वाई है ये जाएगा। तो जब हम वेरिएबल को चेंज कर देंगे, यानी पहले ओरिजिनल वेरिएबल था हमारे पास x, अगर हम गिवन थ्योरम में देखें, गिवन वैल्यूज देखें, वहां पे लिमिट में वेरिएबल था x अप्रोच कर रहा था जीरो को, और यहाँ पे भी x वेरिएबल था। अब हमने ये जो लेटिंग की है इसके अकॉर्डिंग y जाएगा, तो हमारे पास वेरिएबल इधर भी क्या होना चाहिए, x की जगह y होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे व्हेन x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, इसमें जाएंगे x की जगह क्या लिख देंगे जीरो, तो ये बन जाएगा a की पावर जीरो माइनस वन इज इक्वल टू वाई। तो a की पावर जीरो से क्या मुराद है, अगर किसी भी टर्म की पावर जीरो हो तो वो क्या आता है, वन के इक्वल आता है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चला जाएगा वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ये y की वैल्यू निकल आएगी, y इज इक्वल टू जीरो हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्या होगा कि इसका मतलब है कि जब x जीरो को अप्रोच कर रहा है तो आपका y भी जीरो को अप्रोच करेगा, क्योंकि y की वैल्यू भी क्या निकली है हमारे पास, जीरो निकली है। तो हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन इंटेग्रल है, गिवन थ्योरम था, उसमें x अप्रोचेस टू जीरो की जगह क्या लिख देंगे अब, y अप्रोचेस टू जीरो, और ये जो a की पावर x माइनस वन है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चला जाएगा y, और जो x था उसकी जगह चला जाएगा log a रेज टू पावर log a टू द एक्सपोनेंट 1 प्लस वाई, ठीक है। तो ये चेंजिंग करनी है जिसपे मैंने टिक लगाया। तो लिमिट हमारे पास, सो लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, ये गिवन था ना, ये गिवन था, लेफ्ट साइड, ये राइट साइड तो हमने बनानी है ना इसकी, ठीक है, ये लेफ्ट साइड थी हमारे पास, गिवन थी। अब इसमें x अप्रोचेस टू जीरो है तो इसके अकॉर्डिंग y अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है। a रेज टू पावर x माइनस वन है तो स्टार्ट में जो लेटिंग की वो उसके अकॉर्डिंग y चला जाएगा ऊपर, और ये जो हमने सिंप्लीफाई करके निकाला x की वैल्यू log a टू द एक्सपोनेंट 1 प्लस वाई, इसके अकॉर्डिंग x की जगह चला जाएगा log a इंटू 1 प्लस वाई। अब अगली चीज देखिएगा, अब हमने क्या करना है, ऊपर वाले y को नीचे ले आए, वो 1 ओवर y बन जाएगा नीचे आकर, 1 ओवर y। अब आपको पता है लॉग की प्रॉपर्टी है कि लॉग के स्टार्ट में जो भी रकम पड़ी होती है, ठीक है, वो लॉग के एक्सपोनेंट में चली जाती है, ठीक है। यानी कि लॉग जिस रकम पे अप्लाई हो रहा है 1 प्लस वाई पे, ये तो बेस में पड़ा है ना, तो बेस ये लिखे चाहे ना लिखे इसका कोई मसला नहीं होता है। नेचुरली जब हम क्वेश्चन में प्रैक्टिकली सोल्व कर रहे होते हैं तो हम बेस नहीं लिख रहे होते। एनीवेज यहाँ पे बेस मेंशन है, ए इज एनी कांस्टेंट नंबर है, तो लॉग बेसिकली अप्लाई हो रहा है, इंप्लीमेंट हो रहा है 1 प्लस वाई, यानी लॉग का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है, 1 प्लस वाई। तो लॉग के स्टार्ट में जो भी वैल्यू पड़ी होगी वो यहाँ पे एज अ पावर चले जाएगी 1 प्लस वाई का। तो ये प्रॉपर्टी यही लिखी है कि अगर लॉग से पहले एक मिसाल m पड़ा हो और लॉग अप्लाई हो रहा हो n पे, तो n की पावर आप m बना दें। तो इसी तरह हमने 1 प्लस वाई की पावर बना दी है 1 ओवर वाई।
ठीक है, ये हमारे पास हो चुका। अब हमने लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो हमने ये जो प्रीवियस अभी रिजल्ट निकाला है उसको हम यहाँ पे यूज करेंगे कि लिमिट y अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे जनरली y अप्रोच कर रहा है 0 को। ठीक है, यहाँ पे लिमिट लग रही है, log a की जगह लिमिट नहीं अप्लाई होगी, यहाँ पे लिमिट अप्लाई हो रही है। वो कैसे कि जब आपका जो सेकंड टर्म है पावर में उसका रेसिप्रोकल मौजूद हो, y है सेकंड टर्म और पावर में उसका रेसिप्रोकल यानी 1/y मौजूद है, तो आपका लिमिट अप्लाई करके इंटीग्रल के रिजल्ट के अकॉर्डिंग, और इंटीग्रल सॉरी बोल दिया, लिमिट के रिजल्ट के अकॉर्डिंग ई आएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये जो प्रीवियस अभी मैंने एक्सप्लेन किया डिडक्शन, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ x की जगह y है, यही चीज है। तो इस डिडक्शन के अकॉर्डिंग आंसर आपका ई के इक्वल आएगा, तो इसकी जगह स्टूडेंट्स चला जाएगा ई। आप इसको सिंपली ऐसे ही याद रख सकते हैं, बहुत सिंपल है कि आपका वेरिएबल जिस 0 को अप्रोच करे जब, तो सेकंड टर्म जो हो, ठीक है, वो सिंपली y है। लाइक यहाँ पे पावर में उसका अगर रेसिप्रोकल मौजूद है, ठीक है, तो आप रिजल्ट ई के इक्वल लिख देंगे। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे वेरिएबल इन्फिनिटी को तब अप्रोच करेगा, ठीक है, जब आपके पास ये जो सेकंड टर्म है वो फ्रैक्शन वाली हो। जब, ये याद रखिएगा, अगर आपने एक चीज गौर की हो कि जब आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो उस वक्त आपकी सेकंड टर्म जो है वो फ्रैक्शन वाली है, फ्रैक्शन फॉर्म में है, 1/, फॉर्म में है। और जब आपका वेरिएबल 0 को अप्रोच कर रहा है तो आपका जो वेरिएबल सेकंड टर्म है वो सिंपली एज अ जनरल टर्म के मौजूद है, मतलब विदाउट फ्रैक्शन है, विदाउट फ्रैक्शन मौजूद है, और पावर में फ्रैक्शन मौजूद है, ठीक है, और सेकंड टर्म जनरल बेसिकली एक्स ही मौजूद है। और जब आपका लिमिट इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो पावर सिंपली एन है और सेकंड टर्म फ्रैक्शन वाली है, 1/n वाली है, ठीक है। रिजल्ट दोनों का ई के इक्वल ही आता है। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपका लिमिट में वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करे तो सेकंड टर्म जो होगी आपकी वो फ्रैक्शन वाली होगी, ठीक है। पावर में उसका रेसिप्रोकल ही होगा जनरली, उसका पावर में सेकंड टर्म का रेसिप्रोकल ही होगा, और आपका जवाब फिर लिमिट के अकॉर्डिंग, थ्योरम के अकॉर्डिंग जवाब क्या आएगा, ई के इक्वल आएगा। इसी तरह जब आपका वेरिएबल 0 को अप्रोच करेगा तो आपकी जो सेकंड टर्म होगी, यानी 1 फर्स्ट टर्म है और सेकंड टर्म x, वो सिंपली x होगी विदाउट फ्रैक्शन, और पावर में उसका रेसिप्रोकल मौजूद होगा, तो x का रेसिप्रोकल क्या बनता है, 1/x। तो इसका जवाब भी ई के इक्वल ही आएगा। तो ये डिडक्शन के अकॉर्डिंग, डिडक्शन थ्योरम के अकॉर्डिंग इसका रिजल्ट ई बनता है। तो हमने लिमिट अप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया ई। अब यहाँ पे देखें, बटे में लॉग है, जब यही लॉग वाली वैल्यू ऊपर जाएगी तो हमने ये रिप्लेसमेंट कर देनी है, ये ए ई की जगह चला जाएगा, ए यानी कि ई की जगह पे चला जाएगा, यानी बेस एक्सपोनेंट बन जाएगी, और ये जो एक्सपोनेंट है वो बेस बन जाएगी, ई जो है वो ए की जगह पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा log ई ए। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, log ई से मुराद है जब बेस में ई हो तो इसको बोलते हैं नेचुरल लॉग। इसका दूसरा सिंबल क्या है, एल एन सिंपली, तो एल एन ए भी आप इसको लिख सकते हैं। ये हो गया हमारे पास प्रूफ जो मैंने आपको करके दिखाया है, ठीक है। ये आपसे एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है। इसी तरह इससे इसकी डिडक्शन हुई है। डिडक्शन कैसे हुई है, अगर आप देखें अपनी टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 24 पे है, और 23 और 24 पे दोनों का पार्ट्स है। अगर आप यहाँ पे देखें, मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ आई होप कि आपको क्लियर हो रहा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके पास जो कांस्टेंट a है वो कॉमन कांस्टेंट है, कॉमन रियल नंबर है, a की जगह यहाँ पे कोई भी वैल्यू हो सकती है अदर देन 1। 1 नहीं होगा क्योंकि 1 की पावर जितनी भी ले तो वो तो 1 होता है, तो 1 नहीं होगा, यहाँ पे 2 3 4 समथिंग कुछ भी होगा a की जगह, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे क्या डिडक्शन में जो हमने किया, a की जगह क्या है हमारे पास e, विच इज अ स्पेशल कांस्टेंट, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट बोलते हैं जिसको, आइलर्स आइडेंटिटी इसका नाम है दूसरा। इसकी वैल्यू भी फिक्स है, हमने अभी इसको निकाला है 2.7182, ठीक है तो जब a की जगह e चला जाएगा, ये जो a था उसकी जगह e है, तो आपका जो थ्योरम है वो क्या होगा, log e, बेस में भी e और एक्सपोनेंट में भी e। अगर आप ये चेक करें, जब आप ये देखें कि आपका थ्योरम था कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, यानी कि आपके जो बेस में ये जो a है बेस, वो रियल नंबर, कॉमन रियल नंबर था, तो आपका रिजल्ट आया है बेस में e आया है और एक्सपोनेंट में a आया है, ठीक हो गया।
यानी बेस ई बनी है, बेस तो ई ही आई है, मगर एक्सपोनेंट में क्या चीज आई है आपके पास, ए आया है। और अब आपने क्या किया, आपके जो ए की जगह अगर ई आ जाए, ई की पावर एक्स हो, तो आप जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, बेस में तो ई ही आएगा, एक्सपोनेंट में भी ई आएगा। तो ये चीज क्या आएगी, वन के इक्वल। ये कैसे वन के इक्वल आएगी, लॉग ई से क्या मुराद होता है, ये नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ। लॉग ई से क्या मुराद होता है, एल एन, ठीक है। तो लॉग ई की जगह क्या बन जाएगा, एल एन बन जाएगा। ये ई जो है वो एक्सपोनेंट वाला, ये साथ वैसे ही नेचुरल लॉग ऑफ ई एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, कैलकुलेटर से आप एंटर करेंगे एल एन ई, तो आपको आंसर 1 मिलेगा। तो ये एमसीक्यूज आप याद रखिएगा। लाइक अगर आपको यहाँ पे 2 की पावर x बोल दिया जाए, एमसीक्यूज में पूछा जाए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 रेज टू पावर x माइनस 1 ओवर x, तो ये जो हमने सारे थ्योरम प्रूफ किया है, इसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आप लिखेंगे log e, और a की जगह जब सिर्फ 2 लिख देंगे। और या तो एमसीक्यूज में ये भी ऑप्शन हो सकता है कि log e की जगह आप बना दें ln, ठीक है, और a की जगह आप लिख दें 2, तो इसका आंसर आएगा जी ln 2 आएगा। और यहाँ पे ये फिक्स्ड कांस्टेंट है, ये एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, ये ई फिक्स है। अगर ई वाला आ जाए तो आप लिखेंगे एल एन ई, एल एन ए नहीं, एल एन ई लिखेंगे। एल एन ई किसके इक्वल होता है, नेचुरल लॉग ऑफ नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी नेचुरल लॉग ऑफ एन एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, वो जो कि 1 के इक्वल होता है। आई होप कि आपको इस चीज की समझ आ गई। मैंने साथ ही एमसीक्यूज भी आपको एक्सप्लेन किए और साथ ही ये मैंने आपको थ्योरम भी बताए हैं। स्टूडेंट्स, ये थोड़ा वीडियो लेंथी हो सकती है, मगर ये मैंने बहुत सी इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताई हैं और सारे चैप्टर की एग्जांपल सोल्व करवाएंगे मैंने आपको इस वीडियो में। नेक्स्ट है आपके पास ये थ्योरम्स है। नेक्स्ट इधर नीचे लिखे हैं कि जब आपके पास लिमिट में आपका वेरिएबल इन्फिनिटी को अप्रोच करे और आपके पास अंदर वैल्यू हो, यानी फंक्शन हो ई रेज टू पावर एक्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, तो आप क्या करें, एक्स की जगह इन्फिनिटी ले जाएं, तो ई की पावर इन्फिनिटी किसके इक्वल आएगा, इन्फिनिटी के ही। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। और जब आपका जो वेरिएबल है वो माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ये देखें फर्क, यहाँ पे लिमिट आपका, लिमिट में आपका वेरिएबल पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। जब आपका वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो अब आप पहले इस वैल्यू को नेगेटिव बनाएं, वो कैसे, 1 ओवर ई करके, 1 ओवर ई की पावर माइनस एक्स, तो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। एक्स अप्रोच कर रहा है माइनस इन्फिनिटी को, एक्स की जगह चला जाएगा इन्फिनिटी। ये नेगेटिव नेगेटिव ना समझिएगा, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब सिर्फ यही था कि ये जो एक्स की वैल्यू है वो नेगेटिव साइड पे है, ये एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, नेगेटिव नंबर है। तो हमने ये फंक्शन को की पावर को नेगेटिव बना ली है, ठीक है। तो यानी कि जो एक्स है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि जो एक्स है आपका 0 से छोटा है, वो नेगेटिव साइड पे है, तो ये नेगेटिव है। तो हमने पावर में x को नेगेटिव की है, तो x की जगह इन्फिनिटी चला गया, तो 1 ओवर e की पावर माइनस इन्फिनिटी है। तो ये देखें, e की पावर जितनी मर्जी लें, नेगेटिव इन्फिनिटी लें चाहे पॉजिटिव इन्फिनिटी लें, तो वो इन्फिनिटी ही आता है। तो बटे में इन्फिनिटी आ जाएगा, तो 1 ओवर इन्फिनिटी वुड बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो और लिमिट में वेरिएबल आपका पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो आपका ओवरऑल रिजल्ट इन्फिनिटी आता है। और जब आपके पास एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज टू पावर एक्स हो, आपका वेरिएबल माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो हम इसको सिर्फ एक स्टेप से एडजस्टमेंट करके रिप्ले फ्रैक्शन में लेके आना है, तो आपका जवाब 0 के इक्वल आता है, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली ये देखेंगे, 0 आंसर ऐसे आता है कि आपका x जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, ऊपर a कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, 2 हो, 3 हो, 1 हो, समथिंग कुछ भी हो, अगर बटे में x की जगह इन्फिनिटी चला गया तो आपका ओवरऑल आंसर 0 के इक्वल आएगा, ठीक है जी। हमारे पास ये चीज हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जो एक्सरसाइज 1.4 है उसकी एग्जांपल्स है हमारे पास। ये 1.3 तक हमारे पास काम हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास है 1.4 एक्सरसाइज की एग्जांपल्स। ये पेज नंबर है आपका स्टूडेंट्स 29, ठीक है। एग्जांपल नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक। इससे पहले मैं आपको पेज नंबर 28 पे आए, यहाँ पे पहले आपको मैं समझा दूं कि क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ अ लिमिट ऑफ अ फंक्शन, इसका मतलब क्या होता है। अच्छा स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हमने सिंपली लिमिट लगाना सीखनी होती है, बहुत ही सिंपल है। लेफ्ट लिमिट का मतलब ये होता है, मैंने आपको प्रैक्टिकली यहाँ पे ग्राफ से की मदद से समझाया है। मान ले कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है, यहाँ पे कोई एक्स वैल्यूज हैं और यहाँ पे वाई वैल्यूज हैं,
और ये आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ सिंपली बना है, लेट किया, कंसिडर किया, ये सिंपली वेलोसिटी टाइम ग्राफ इसको कह लें सिंपली। तो ये है आपके पास, यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू है 2, वो आपने एक फिक्स कर लिया कि इसके लिए चेक करना है। ये लाइन है और एक लाइन कंटिन्यूसली चल रही है। अगर आपको ये ग्राफ दिखाया जाए तो आपको ग्राफ शो हो रहा है, तो ग्राफ से तो आपको सिंपली पता लग रहा है कि ये एक कंटिन्यूस लाइन है, ये कंटिन्यूसली लाइन चल रही है, तो आप इसको बोल देंगे कंटिन्यूस फंक्शन है। अगर बिलफर्ज इस लाइन में कहीं पे गैप आ जाता है, लाइक यहाँ तक ये कंटिन्यूस हो और यहाँ पे ये गैप आ जाए, इतना गैप आ जाए, यहाँ पे ये डिसकंटिन्यूड हो जाए लाइन, तो इसको आप बोलोगे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको तो ग्राफ से पता लग गया। क्वेश्चन में ग्राफ नहीं दिया जाएगा, क्वेश्चन में आपको ग्राफ बनाने को दिया जाता है। जो फेडरल बोर्ड है वो ग्राफ बनाते हैं, एनीवेज जो पंजाब बोर्ड है उनको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, वो ग्राफिकल क्वेश्चंस आते भी नहीं है। जो आपको यहाँ पे अब क्या दिया जाएगा, आपको सिर्फ एक कांस्टेंट c बताया जाएगा। ठीक है, लाइक वो c कांस्टेंट है 2 के इक्वल। इसके लिए आपने कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है कि इस कांस्टेंट फंक्शन पे सॉरी कांस्टेंट वैल्यू पे c इक्वल 2 पे आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, यानी इस पे जो आपकी ग्राफिकल लाइन है वो कंटिन्यूस आ रही है या डिसकंटिन्यूस। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके आगे पीछे लिमिट लगाएंगे। बिलफर्ज आपको मैंने बोल दिया कि c आपका कांस्टेंट है 2 के इक्वल, तो आप यहाँ पे इसके लिए कंटिन्यूटी चेक करना चाहते हैं या चेक करना चाहते हैं कि इस पे लिमिट भी एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप चेक करेंगे जस्ट बिफोर सी, जिसको बोल देंगे सी से पहले जो लिमिट लगाएंगे वो लेफ्ट हैंड लिमिट है और सी के बाद जो लिमिट लगेगी वो राइट हैंड लिमिट है। जब आप ये देखें, जब आप सी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, तो इस साइड पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं ये सारी वैल्यूज जो है वो आपकी जो एक्स की जो वैल्यूज है वो सी कांस्टेंट से क्या है, छोटी है। बिलफर्ज यहाँ पे 0 था, वो 2 से छोटा है। यहाँ पे 1 था, वो 2 से छोटा है। यहाँ पे 1.5 था, वो 2 से छोटा है। ये सारी जो वैल्यू है 0 1 1.5, ये x की जो सारी वैल्यूज हैं इस c कांस्टेंट से क्या है, छोटी हैं। सो x इज स्मॉलर देन c। ये है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्राइटेरिया। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड लिमिट में जो आपका x वेरिएबल होता है उसकी सारी वैल्यूज आपके जो फिक्स्ड कांस्टेंट c है उससे छोटी होती हैं। जब आप राइट हैंड लिमिट लगा रहे हैं, राइट हैंड लिमिट का मतलब ये है कि अब आप c कांस्टेंट की तरफ अप्रोच करेंगे फ्रॉम राइट साइड। जब आप राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो उस वक्त आपके पास यहाँ पे जितनी भी वैल्यूज आ रही हैं, लाइक 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ये सारी इस 2 से क्या है, छोटी हैं। अब आप बैकवर्ड मसाल की लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, टुवर्ड्स सी राइट साइड से लिमिट लगा रहे हैं। ठीक है, एरो मैंने बनाया है। तो इस वक्त जो सारी यहाँ पे x की वैल्यूज हैं 3 4 5 6 समथिंग कुछ भी है, वो सारी वैल्यूज सी कांस्टेंट से क्या है, बड़ी हैं। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्राइटेरिया क्या हो गया कि आपका जो x वेरिएबल है वो c कांस्टेंट से क्या होगा, बड़ा होगा। और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसके लिए क्राइटेरिया क्या है कि आपका जो x वेरिएबल है वो c कांस्टेंट से क्या होगा, छोटा होगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की जो जनरल फॉर्म है वो क्या है, लिमिट है x अप्रोच कर रहा होगा आपको कांस्टेंट c की तरफ ही। ठीक है, दोनों में देखेंगे आपका जो x है वो c की तरफ ही अप्रोच कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट में भी और राइट हैंड लिमिट में भी आप अप्रोच c की तरफ ही कर रहे हैं दोनों साइड से। मगर आप जब आप लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो उसका साइन क्या है कि नेगेटिव साइन आप कांस्टेंट पे लिख दें। इसका मतलब ये नहीं है कि कांस्टेंट की वैल्यू नेगेटिव होगी है सी की, इसका मतलब ये है कि आप सी की तरफ अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम लेफ्ट साइड। और जब आप सी पे प्लस का साइन लिखते हो तो इसका मतलब है आप सी की तरफ कांस्टेंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो फ्रॉम राइट साइड, जिस पे। ठीक हो गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की जनरल नोटेशन थी और मैंने आपको क्राइटेरिया एक्सप्लेन किया कि लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या क्राइटेरिया होता है और राइट हैंड लिमिट में क्या क्राइटेरिया होता है। आगे है व्हेन डज लिमिट एग्जिस्ट, क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब क्या है कि किसी फंक्शन पे लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, हमें कैसे पता लगेगा कि इस फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। उसके लिए एक सिंपली है, एक ही रूल है कि लिमिट ऑफ अ फंक्शन एग्जिस्ट, किसी भी फंक्शन पे लिमिट तब एग्जिस्ट करती है जब उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर क्या हो, बराबर हो। यानी कि आपका जो x है वो कांस्टेंट c की तरफ अप्रोच करे फ्रॉम लेफ्ट साइड, और अगर आप x है आपका वेरिएबल वो कांस्टेंट c की तरफ अप्रोच करे फ्रॉम राइट साइड, यानी कि चाहे आप लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं चाहे आप इधर राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं,
आपका जो आंसर है दोनों को साइड से सेम आता है, तो इसका मतलब है आपकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ये है क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अब पहला क्वेश्चन था, वो कहते पहली एग्जांपल थी, डिटरमाइन लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 इनटू एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 इनटू एफ एक्स एग्जिस्ट और नॉट। ये डिटरमाइन करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, वेदर द लिमिट एग्जिस्ट और नॉट। ये फंक्शन आपको ऐसे कुछ दिया होगा, ठीक है, ये मैंने आई थिंक बनाया है, यहाँ पे नहीं बनाया, ये आप अपनी टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं। ये आपको फंक्शन दी है, हमने चेक करना है कि इस पे दो लिमिट्स लग रही हैं, वो कैसे। यहाँ पे x है, हमें दो कांस्टेंट नजर आ रहे हैं, एक कांस्टेंट हमें 2 नजर आ रहा है, यहाँ पे ये देखें लिखा हुआ, ठीक है, और एक कांस्टेंट हमें 4 नजर आ रहा है। तो हम इन दोनों के लिए लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे। जब हम देखेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट हमने इसके लिए अप्लाई करनी है, इसको चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये फर्स्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सोल्व करें। यहाँ पे भी ये r है, l नहीं है, ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट में आप जनरल नोटेशन लिख दें कि x अप्रोचेस टुवर्ड 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, और राइट हैंड लिमिट में आप क्या करें कि आप लिख दें x अप्रोचेस टू 4 फ्रॉम राइट साइड। आई थिंक ये गड़बड़ कर गया मैं, यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड ही है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट ही है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है। इसको पहले सॉल्व करते हैं। खैर, इस लिमिट को चेक कर रहे हैं कि फंक्शन पे ये लिमिट एग्जिस्ट करती है कि नहीं, कि x अप्रोच कर रहा है 2 को इनटू एफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं। इसके लिए पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करते हैं। x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ये -2 लिखा, ठीक है, माइनस लिखा 2 के ऊपर, और राइट हैंड लिमिट को चेक करना, जब x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम राइट साइड, 2 के ऊपर प्लस लिखा। अब सिर्फ और सिर्फ हमें फंक्शन ढूंढना है कि यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है। अब आप देखें कि जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करते हैं, कि यानी आपका x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है फ्रॉम लेफ्ट साइड, फ्रॉम लेफ्ट वे, तो अब आप वहां पे चेक करें कि किस कंडीशन में, किस इंटरवल में आपका फंक्शन जो है, आपका वेरिएबल जो है वो 2 से छोटा है। तो अगर आप पहले में देखें, पहली कंडीशन में देखें, यहाँ पे x वेरिएबल आपका जो वो 0 से बड़ा है, ये 0 के इक्वल है, और 2 से क्या है, छोटा है। x जो है वो 2 से लेस देन है, तो इसके लिए फंक्शन होगा 2x प्लस 1। तो इसमें यहाँ पे हम लिखेंगे फंक्शन की वैल्यू 2x प्लस 1। अब सिर्फ फंक्शन चूज करना था, ठीक है। तो यानी कि ये माइनस और प्लस हमें सिर्फ इतना हेल्प कर रहा है कि आपने चेक करना है कि जब आपके कांस्टेंट पे माइनस का साइन लिखा है, इसका मतलब आप लेफ्ट हैंड लिमिट लगा रहे हो कि आपका x वेरिएबल जो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम लेफ्ट साइड अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे चेक करें कि कहाँ पे आपका वेरिएबल 2 से छोटा है। तो इस फंक्शन में, इस कंडीशन में आपका वेरिएबल 2 से छोटा है, ठीक है, x इज स्मॉलर देन 2, तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 1, वो यहाँ पे लिख दें और लिमिट अप्लाई कर दें। अब आप अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं राइट हैंड लिमिट, तो इसके लिए चेक करें कि कहाँ पे आपका जो x वेरिएबल है वो 2 से बड़ा है, ठीक है। तो किस कंडीशन में, दूसरी कंडीशन में चेक करें, तो यहाँ पे आपका जो x वेरिएबल है वो 2 से बड़ा है मगर 4 से क्या है, छोटा है। तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 7 माइनस एक्स। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 7 माइनस एक्स, तो 7 माइनस एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब लिमिट अब पुट कर देंगे कि यानी x की जगह 2 पुट कर देंगे, तो 2 जाएगा, 7 माइनस 2 सोल्व करेंगे 5। तो राइट हैंड लिमिट और ये लेफ्ट हैंड लिमिट दोनों का जवाब बराबर है। मैंने इसको लिखा है एज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट। ये फर्स्ट लिमिट तो एग्जिस्ट हमारी करती है। अब हमने चेक करना है कि जो सेकंड लिमिट है, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इनटू एफ एक्स, ये लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। इसके लिए भी सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करें। अब आपका जो x वेरिएबल है वो 4 की तरफ अप्रोच करेगा, ठीक है, अप्रोचेस टूवर्ड 4, अब 2 नहीं है 4। अब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे क्या लिखा है, नेगेटिव का साइन, तो इसका मतलब है कि आपका x वेरिएबल अप्रोचिंग टूवर्ड 4 फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है। यानी यहाँ पे चेक करें कि आपका x वेरिएबल कहाँ पे 4 से छोटा है। तो ये हमारे पास इस कंडीशन में आए हम, तो यहाँ पे हमने चेक किया कि कहाँ पे हमारा x वेरिएबल 4 से छोटा है, ठीक है। तो पहली में ये चेक किया, दूसरी में चेक किया, तो यहाँ पे आपका जो x वेरिएबल है वो 4 से छोटा है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा, 7 माइनस एक्स। तो यहाँ पे हम फंक्शन लिख देंगे 7 माइनस एक्स। फिर हम लिमिट के अकॉर्डिंग लिमिट अप्लाई करेंगे, x अप्रोचेस टू 4, तो x की जगह 4 चला जाएगा, 7 माइनस 4 वुड बी इक्वल टू 3। अब हम राइट हैंड लिमिट सोल्व करेंगे। राइट हैंड लिमिट में हम देखेंगे कि हमारा x वेरिएबल जो है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है, वो किस साइड से अप्रोच कर रहा है,
वो राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी यहाँ पे आप चेक करें कि आपका जो x वेरिएबल है वो 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। यहाँ पे x की वैल्यू 4 पे से बड़ी कहाँ पे है, तो इंटरवल ढूंढें कहाँ पे जो आपकी x की वैल्यू है, x है वो 4 से बड़ा है, वो थर्ड फंक्शन इंटरवल में है। ठीक है, यहाँ पे थर्ड इंटरवल में जो है आपका x वो 4 से बड़ा है, तो इसके लिए आपके पास फंक्शन की वैल्यू क्या है, x। तो आप सिंपली इस fx की जगह क्या लिखेंगे, x। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स लिमिट के अकॉर्डिंग एक्स की जगह जाएगा 4। तो ये राइट हैंड लिमिट का आंसर है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर है। अगर आप चेक करें क्या ये लेफ्ट और राइट का आंसर बराबर आया है, as left hand limit is not equal to right hand limit so limit does not exist। तो ये हमें पता लग गया कि ये फर्स्ट लिमिट एग्जिस्ट करती है और ये सेकंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती हमारे पास। नेक्स्ट हमने स्टूडेंट्स चेक करना है कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूस कब होता है। कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन भी आ जाती है, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं जो आपने चेक करनी है। वो 3 कंडीशंस हैं और 3 कंडीशंस फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे हमारा फंक्शन कंटिन्यूस है। मैंने इसकी डेफिनेशन कुछ यूं लिखी है, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूस फंक्शन इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे इफ आना था, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ 3 कंडीशंस आर सेटिस्फाइड। फर्स्ट कंडीशन इज f इंटू सी इज डिफाइंड, यानी आपको जो फंक्शन दिया है उसमें आप x की जगह डायरेक्ट अपने कांस्टेंट c की जो वैल्यू पुट करें। आपको हर क्वेश्चन में c कांस्टेंट बताया गया होगा कि किस कांस्टेंट c पे आपने अपने फंक्शन को कंटिन्यूस चेक करना है। आपको कुछ थोड़ा सा याद हो तो मैंने ये सवाल समझा, ये जो आपको समझाने से पहले 1.4 का जो टॉपिक मैंने आपको एक ग्राफ समझाया था जिसमें मैंने एक बताया था कि आपको c आपने कंसिडर कर लिया c इज इक्वल टू 2। ये कांस्टेंट आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा जिस पे आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं। तो पहली कंडीशन ये है कि आप अपने फंक्शन पे डायरेक्ट c की वैल्यू पुट करें, उस कांस्टेंट c की वैल्यू, यहाँ पे c की वैल्यू पुट करें जितनी भी हो। आपके पास एक डिफाइंड आंसर मिलना चाहिए, यानी एक रियल वैल्यू आनी चाहिए, अनरियल नहीं, यानी इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो हमारे पास अनडिफाइंड इन्फिनिट आंसर नहीं आना चाहिए। दूसरी दूसरा पॉइंट ये है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब ये होता है, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने अभी आपको यही करवाया है कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है। हमने दो लिमिट्स को चेक किया। दो लिमिट्स को चेक कैसे किया कि दोनों की लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स को निकाला। जो पहली लिमिट थी जनरल लिमिट वो एग्जिस्ट कर रही थी क्योंकि उसमें लेफ्ट और राइट का जवाब इक्वल आया था। दूसरी लिमिट में लेफ्ट और राइट का जवाब, ये देखें 3 और 4 है, वो इक्वल नहीं आ रहा, तो हमने लिखा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो इसका मतलब ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती थी। ठीक है, तो आपका दूसरा पॉइंट क्या है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो इसमें सिंपली यही काम करना है जो हमने अभी ऊपर किया है कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को आपने सॉल्व करना है, उन दोनों का जवाब क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था। पहला पॉइंट ये था कि फंक्शन में डायरेक्ट c की वैल्यू पुट करके आपको एक डिफाइंड वैल्यू मिलनी चाहिए, एक रियल आंसर मिलना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये था कि आपकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आना चाहिए। और तीसरा पॉइंट ये था कि आपके पास फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन दोनों का आंसर सेम है, यानी आपको जो डायरेक्ट c की वैल्यू पुट करके जो फंक्शन का आंसर मिला है, f इंटू सी का जो आंसर मिला है, लेफ्ट हैंड लिमिट का जो आंसर मिला है और राइट हैंड लिमिट का आंसर मिला है, इन तीनों का आंसर एट अ टाइम इक्वल होना चाहिए। ये है थर्ड कंडीशन। अगर आपके पास कोई भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड हो जाती है, यानी अगर आपको पहली कंडीशन ऐसे मिलती है कि आपको इनफाइनाइट आंसर मिल जाता है, अनडिफाइंड आंसर मिल जाता है, तो आप अगली कंडीशंस पे जाएंगे नहीं, आप सिंपली वहां पे लिख देंगे इट इज डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन का यही थीम है, यही कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। दूसरा जो कंडीशन है वो ये है कि आप चेक करेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को सॉल्व किया जाएगा। आप चेक करेंगे कि लेफ्ट और राइट लिमिट का जवाब बराबर आया है या नहीं आया। अगर बराबर आया तो आप कहेंगे कि ये जो कंडीशन 2 जो है वो सेटिस्फाइड हो गई है, ये हमारा फंक्शन
अब अभी कंटिन्यूस नहीं हुआ, ये कंडीशन 2 सेटिस्फाइड हो गई। अब आप तीसरी कंडीशन पे जाएंगे। तीसरी कंडीशन पे आप जाके चेक करेंगे ये जो एफ इंटू सी ये जो डिफाइंड आंसर मिला है, क्या ये आंसर लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट के आंसर के इक्वल है। अगर इक्वल है तो इसका मतलब तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो गई है। अब आपका फंक्शन कंटिन्यूस कहलाएगा, वरना फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस, अगर इनमें से एक भी कंडीशन अनसेटिस्फाइड रही। तो इसको कुछ एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एग्जांपल इसके रिलेटेड आती है, एग्जांपल नंबर 2 पेज नंबर 29 पे। ये शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। वो आपको एक फंक्शन दे देगा, ठीक है। ये आपको फंक्शन दे दिया गया, उसने कहा जी इसकी कंटिन्यूटी चेक करके दें, शायद ये एमसीक्यूज में भी आ जाए। आपको उसमें कंटिन्यूटी चेक करने को कहा। अगर आप ये देखें, यहाँ पे अब सी कांस्टेंट नहीं बताया गया, रैंडमली बताया गया है। आपको यहाँ पे सी कांस्टेंट फिक्स नहीं है। अगर तो सी की वैल्यू फिक्स होती तो फिर हम सिर्फ उस सी की वैल्यू पे चेक करते। लाइक यहाँ पे सी की वैल्यू कोई भी 2 लाइक बताया जाता, तो हम सी की वैल्यू 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते, 2 के अलावा नहीं। अब यहाँ पे सिंपली एक फंक्शन दिया है और हमें कहा गया है कि आप यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करके बताएं कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं, कहाँ पे कंटिन्यूस है, कहाँ पे कंटिन्यूस नहीं है। तो हमने देखा कि अगर हम इसमें डायरेक्ट x इज इक्वल टू 1 पुट करें, डायरेक्ट x की जगह 1 कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दें, 1 कांस्टेंट नंबर है वो पुट कर दें, तो हमारे पास ऊपर 1 स्क्वायर माइनस 1 हो जाता है और नीचे 1 माइनस 1, यानी 0 बाय 0 फॉर्म। ये क्या है, अनडिफाइंड। बटे में 0 आ गया, ऊपर भी 0, ये अनडिफाइंड फॉर्म है, इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस, क्योंकि पहली कंडीशन ही क्या हो गई, इसमें फॉल्स हो गई कि आपको जो डायरेक्ट कांस्टेंट सी की वैल्यू पुट करके आंसर मिलना चाहिए, वो क्या मिलना चाहिए, डिफाइंड मिलना चाहिए। तो हमने सी की जगह कांस्टेंट सी को रखा है 1 के इक्वल, सी की जगह हमने पुट किया 1। तो फंक्शन में सी की जगह एक्स की जगह सी कांस्टेंट की जो वैल्यू 1 पुट की है, उससे हमें आंसर क्या मिला, अनडिफाइंड। तो पहली कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो गई, तो इसका मतलब फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूस हो जाएगा एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। फर्दर हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि अगर हम लिमिट x अप्रोचेस टू 1 करें, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम अब डायरेक्ट x इक्वल टू 1 नहीं पुट कर रहे, एब्सोल्यूट x इक्वल 1 पुट नहीं कर रहे। हम कर रहे हैं ऐसे कि हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो x है वो अप्रोचेस टू 1 है, यानी x नियरली इक्वल टू 1 है, एग्जैक्टली इक्वल टू 1 नहीं है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 है। यानी x की वैल्यू लाइक होगी 0.99 समथिंग। प्रैक्टिकली ग्राफिकली मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आपकी x की वैल्यू वेरी क्लोज टू 1 होगी, एग्जैक्ट 1 नहीं होगी, सही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब जब आप लिमिट अप्लाई करते हैं तो 1.3 में ये रूल है, थ्योरम है, और 1.3 के जो क्वेश्चन है वो इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं कि अब अलजेब्रिक फंक्शन पे जब लिमिट अप्लाई करें तो उसको पहले सिंपलीफाई कर लें। वो कैसे कि यहाँ पे ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाला ऊपर फार्मूला इंप्लीमेंट हो रहा है, जिसके अकॉर्डिंग आ जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। तो जब हमने ये पुट किया तो नीचे एक्स माइनस 1 है और ऊपर भी एक्स माइनस 1 है, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे कैंसल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे अकेला क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 1 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें तो एक्स की जगह 1 जाएगा, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। ये क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट आंसर मिला है, यानी डेफिनेट आंसर मिला है हमें, ठीक है। कि आप इसको फाइनाइट या डेफिनेट लिख सकते हो, डेफिनेट लिखते हैं तो ज्यादा बेटर है। तो इसका मतलब है f into x, your function f into x is continuous at any other value of x except x equal to 1। ठीक हो गया जी। x नॉट इक्वल टू 1 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है कि f into x ये जो गिवन फंक्शन है आपका x की हर वैल्यू पे कंटिन्यूस है एक्सेप्ट 1। ये आप ये लिख सकते हैं इसको। ठीक हो गया, ये एग्जांपल थी। है ये इम्पोर्टेंट भी और है छोटी सी बट बहुत ट्रिकी सी है। आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। एग्जाम्पल नंबर 3 है, उसमें भी आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। अब सी कांस्टेंट की जगह वैल्यू क्या दी है, 1। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, अपने गिवन फंक्शन में इस सी कांस्टेंट की वैल्यू को पुट करना है। हमने लिखा है एट एक्स इज इक्वल टू 1, डायरेक्ट एक्स की जगह 1 पुट करेंगे, फिर लिमिट लगाएंगे। लिमिट डायरेक्ट हमने x की जगह 1 पुट किया तो हमें आंसर मिला 2 विच इज अ डिफाइंड वैल्यू, अनडिफाइंड नहीं है, डिफाइंड है। अब हमने लिमिट अप्लाई की, डायरेक्ट लिमिट अप्लाई की, लिमिट अब क्या किया हमने, लिमिट x अप्रोचेस टू c लिखा है यहाँ पे, x अप्रोचेस टू c। c की जगह क्या आ जाएगा, c कांस्टेंट की वैल्यू 1। तो फंक्शन पे लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट पुट की
तो उसके अकॉर्डिंग भी आंसर हमें मिला क्या 2 मिला है। ठीक हो गया जी। तो इसका मतलब है कि हमारे पास f इंटू सी का जो आंसर है, ठीक है, और जो सेकंड लिमिट एग्जिस्ट होने का आंसर है वो क्या है, सेम मिला है, दोनों का आंसर सेम है। ठीक है, तो इसका मतलब फंक्शन आपका क्या है, कंटिन्यूअस है। इसके बाद ये जो एग्जांपल नंबर 4 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके दो पार्ट्स हैं, आपने कंटिन्यूटी चेक करके देनी है। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में भी और सेकंड पार्ट में भी। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको फंक्शन यहाँ पे दिया है f इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। ये फंक्शन की वैल्यू आपने तो उस वक्त यूज करनी है जब आपका x नॉट इक्वल टू 3 है, यानी x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी दी गई हो या तो 3 के इक्वल दी गई हो, तब आपने ये फंक्शन की वैल्यू यूज करनी है। और अगर आपके पास x की वैल्यू एग्जैक्टली 3 के इक्वल है, यानी कि ये देखें, अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ऐसे है, मान लें कि यहाँ पे x की वैल्यू 3 है, x इक्वल टू 3 है। अब कांस्टेंट c की जगह क्या है, 3 दिया गया है। एट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू है f इंटू एक्स की वैल्यू है 6। ठीक है, और एट x नॉट इक्वल टू 3 यानी यहाँ पे पीछे और यहाँ पे आगे फंक्शन की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एट डायरेक्टली x इज इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है 6, f इंटू एक्स क्या है 6। उसमें x की जगह 3 पुट करके देखें तो लेफ्ट साइड में तो x की जगह 3 जा रहा है, तो राइट साइड में 6 अकेला है, यहाँ पे x नहीं है, तो ये 6 ही रहेगा, विच इज अ डिफाइंड आंसर। यानी कि एट x इज इक्वल टू 3 पे आपने चेक कर लिया है, आपको जो एक आंसर मिल रहा है वो डिफाइंड मिल रहा है। अब आपने x नॉट इक्वल टू 3 पे चेक करना है कि फंक्शन ये इस यानी x से पहले, x इक्वल टू 3 से पहले और x इक्वल टू 3 से आगे, यानी 3 से पीछे और 3 से आगे भी आपको एक कंटिन्यूस आंसर मिलता है या नहीं मिलता, ये चेक करना है। इसके लिए आप क्या करें कि लिमिट अप्लाई कर दें, लिमिट x अप्रोचेस टू c इंटू एफ एक्स कर दें। लिमिट में वेरिएबल आपका x को अप्रोच कर रहा है, कांस्टेंट c की जगह 3 लिख दिया है, x अप्रोच कर रहा है 3 को। अब आप डायरेक्ट लिमिट नहीं अप्लाई करेंगे, 1.3 में यही सिखाया गया था कि अलजेब्रिक फंक्शन पे जब लिमिट अप्लाई करें तो उसको पहले सिंपलीफाई करें। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 है तो एक्स का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर होगा और बटे में एक्स माइनस 3 ही है, ऊपर एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 हो जाएगा। ठीक है, अलजेब्रिक फार्मूला, तो ये नेगेटिव फैक्टर, ये नेगेटिव से कैंसिल हो गया, एक्स प्लस 3 है, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो एक्स की जगह 3 जाएगा तो 3 प्लस 3 क्या आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो हमने चेक कर लिया कि जब x नॉट इक्वल टू 3 है, यानी 3 से पहले और 3 के बाद आपको जो लिमिट का जो आंसर मिला है वो भी वही मिला है जो एग्जैक्टली 3 पे मिला था, जो यानी एट x इक्वल टू 3 पे आंसर मिला था, यानी फंक्शन के अंदर डायरेक्ट 3 पुट करके जो आंसर मिला था, f इंटू 3 का जो आंसर मिला था वही आपको लिमिट का आंसर मिला है। 6 इक्वल 6 है, इसका मतलब है इट इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक हो गया, पहला फंक्शन तो आपके पास कंटिन्यूस हो गया। ये पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में भी पूछ सकते हैं दोनों पार्ट्स, वो एज अ लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, यानी जब लॉन्ग देगा को तो मे बी वो दोनों पार्ट्स को दे दे। अब जो सेकंड पार्ट है बी, उसमें देखें कि आपके पास फंक्शन क्या है, जी इंटू एक्स है, जो कि इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 9 ओवर एक्स माइनस 3 के। अब आप डायरेक्ट इसमें x इक्वल टू 3 पहले पुट करके देखें, इसमें भी आप ऐसे ही करें। ठीक है, कि ये आप ग्राफ की मदद से समझ लें कि x इक्वल टू 3 पे चेक करें कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। अब उसने ये कहा कि ये फंक्शन g इंटू एक्स की वैल्यू तब है जब x नॉट इक्वल टू 3 है, क्या, जब x नॉट इक्वल टू 3 है। अगर एट x इक्वल टू 3 की बात करें, डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पुट कर दें, ठीक है, उस वक्त ये चेक करें तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, अनडिफाइंड। तो पहली कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड होगी। तो मैंने आपको यही बताया था कि कोई भी फंक्शन तब कंटिन्यूस फंक्शन कहलाता है, यहाँ पे लिखा है, जब उसमें f इंटू सी डिफाइंड हो और दूसरा क्या, लिमिट एग्जिस्ट करे, तीसरा क्या, इन दोनों का आंसर इक्वल आए, यानी फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन का आंसर सेम आए। तो पहले पार्ट में हमने ये f इंटू एक्स वाले फंक्शन में ये चेक कर लिया था, यहाँ पे डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पुट करके देखा और लिमिट अप्लाई करके देखी, दोनों का आंसर सेम था, तो हमने कहा फंक्शन हमारा कंटिन्यूस है। और अब हमने जो पार्ट नंबर 2 किया है g इंटू एक्स, उसमें पहले डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पुट करके देखा तो फंक्शन का आंसर है 0/0 यानी अनडिफाइंड आया। तो इसका मतलब फंक्शन क्या हुआ हमारे पास,
डिसकंटिन्यूस फंक्शन हुआ। तो ये g इंटू एक्स फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ये f इंटू एक्स फंक्शन कंटिन्यूस है। यहां तक आई होप कि आपको समझ लग गई होगी। ठीक है, तो ये एग्जांपल 4 जो है, एग्जांपल नंबर 5 जो है लास्ट एग्जांपल है इस एक्सरसाइज की और इस चैप्टर की भी। इस तरह हमारे पास सारी एग्जांपल्स कंप्लीट हो जाती हैं। अब इसमें भी आपने कंटिन्यूटी चेक करके बतानी है कि आपका फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। तो इसमें भी फंक्शन की वैल्यूज दो दी गई हैं। अब इसमें इंटरवल बताया गया है। उसमें तो सिंपली आपको बता दिया था ना कि जब आपके x की वैल्यू 3 के इक्वल है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू ये है, जब x की इक्वल वैल्यू 3 के इक्वल नहीं है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू ये है। जब x 3 के इक्वल नहीं है तो यहाँ पे क्यूरियोसिटी इस बात की है कि अब आप यहाँ पे एक चीज देखें कि x नॉट इक्वल टू 3 यहाँ पे कहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे x की वैल्यू 3 से बड़ी भी हो सकती है और x की वैल्यू 3 से छोटी भी हो सकती है। तो दोनों के केस में आपके पास एक ही फंक्शन है। जब x नॉट इक्वल टू 3 है यानी यहाँ पे x की वैल्यू या तो 3 से बड़ी है या तो 3 से छोटी है, दोनों के केस में एक ही फंक्शन है। मगर जो एग्जांपल नंबर 5 है उसमें क्या सीन है कि उसमें आपको बताया कि जब x की वैल्यू 3 से छोटी है, x इज स्मॉलर देन 3, आपके पास फंक्शन है x माइनस 1। और जब आपके पास x की वैल्यू 3 से बड़ी है, x इज ग्रेटर देन 3, 3 कांस्टेंट नंबर है, ये 3 जो है वो c की वैल्यू है, ये c कांस्टेंट की वैल्यू है। जब आपका x जो है वेरिएबल वो 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है, ये इक्वल टू की लाइन है, ये जो नीचे लाइन ऐसे लगाई होती है वो इक्वल टू की होती है जैसे कि यहाँ पे शो है। तो आपके पास एफ एक्स की वैल्यू है एफ इंटू एक्स की 2x प्लस 1 है। तो आप सबसे पहले देखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे, एक्स एट एक्स डायरेक्टली इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, फंक्शन है 2x प्लस 1 के इक्वल। इसमें डायरेक्ट x की जगह 3 पुट कर दें तो 2 इंटू 3 प्लस 1 बन जाता है, ये आता है आपके पास 7 आंसर विच इज डिफाइंड आंसर। ठीक है, दूसरा क्या है, आप क्या करें, लिमिट अप्लाई करें, लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट यानी कि अप्लाई करें। अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्यों अप्लाई करें, पीछे क्यों नहीं किया, क्योंकि पीछे हमें क्लियर नहीं था कि हमारे पास कहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ऐसे है कि कहाँ पे हमारा x जो है 3 से बड़ा है और कहाँ पे x जो है वो हमारा 3 से छोटा है। मगर इसमें क्लियर बताया गया है कि जब आपका x 3 से छोटा है आपके पास फर्स्ट फंक्शन है x माइनस 1, और जब आपका x 3 से बड़ा है या 3 के इक्वल है तो आपके पास फंक्शन है x इक्वल फंक्शन है 2x प्लस 1। तो हमने सबसे पहले देखा कि एट x इज इक्वल टू 3 पे डायरेक्ट x इक्वल टू 3 पे फंक्शन क्या है 2x प्लस 1, तो उसमें हमने डायरेक्ट x की वैल्यू 3 पुट की तो हमारे पास आंसर है 7 विच इज द डिफाइंड आंसर। फिर हमने लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करनी है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में हमने चेक करना है कि आपका x अप्रोच कर रहा है 3 को की तरफ फ्रॉम लेफ्ट साइड यानी नेगेटिव साइन। तो इसमें चेक करें कि आपका x जो है वो 3 से कहां पे छोटा है, तो वो है फर्स्ट फंक्शन, वो है फर्स्ट फंक्शन x माइनस 1। तो एफ एक्स की जगह लिख दें x माइनस 1, एक्स की जगह डायरेक्ट 3 पुट करें 3 माइनस 1, तो इसको सोल्व करें, ये आपके पास आंसर आ जाता है 2। इसके बाद क्या करें, राइट हैंड लिमिट सोल्व करें। राइट हैंड लिमिट सोल्व करने के लिए आप क्या करें जी, ये है राइट हैंड लिमिट। इसमें आपका x जो है वो 3 की तरफ अप्रोच करेगा फ्रॉम राइट साइड, ये प्लस का साइन ऊपर आएगा। तो इसमें आप चेक करें कि आपका जो x है वो 3 से कहां पे बड़ा है, वो सेकंड नंबर वाले फंक्शन में बड़ा है, x इज ग्रेटर देन 3, वो सेकंड फंक्शन में के लिए बड़ा है। ठीक है, सेकंड इंटरवल में जो है वो x आपका 3 से बड़ा है तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 1। तो अब यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या लिखें, 2x प्लस 1। तो यहाँ पे लिमिट में x अप्रोच कर रहा है 3 को, तो x की जगह 3 जाएगा, तो 2 इंटू 3 प्लस 1 ये 7 हो जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया है 2 है और राइट हैंड लिमिट का आंसर है 7 है। तो ये सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर इक्वल नहीं आया, तो इक्वल टू का साइन लिख के ये मैंने क्रॉस लगाया यानी नॉट इक्वल टू इसका मतलब है। तो इसका मतलब आपका फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस। आपकी दूसरी कंडीशन ही अनसेटिस्फाइड हो गई थी। तो आई होप कि आपको इसकी समझ लग गई होगी। ये हमने 1.4 की एग्जांपल्स की हैं और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझा है। ठीक है, तो ये मैंने पूरे चैप्टर की एग्जांपल्स आपको स्टूडेंट्स करवा दी हैं। ठीक है, आपको वीडियो बेहतर लगी है, मेरी एफर्ट्स को अप्रिशिएट कीजिएगा। ठीक है, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।